स्टार्ट करते हैं डियर। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो होता है ये यूनिट है और इसमें सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे हम क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो इकोलॉजी, इकोलॉजी जो शब्द है इसका माना क्या है। इकोलॉजी का माना होता है इंटरेक्शन, इसका माना क्या होता है, इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप। एक नाम अगर इकोलॉजी का देना चाहते हैं तो इंटरेक्शन देंगे, किसके किसके बीच में इंटरेक्शन। देखो ऑर्गेनिज्म के प्रति इंटरेक्शन, किसके प्रति, ऑर्गेनिज्म के प्रति इंटरेक्शन। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के प्रति इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के प्रति इंटरेक्शन। कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट पर असर डालता है, इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है। इसी के इंटरेक्शन को ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोलॉजी। और इंटरेक्शन जो इन्वायरमेंट जो होता है ये तीन तरीके के हमें पढ़ने। लिथोस्फीयर मतलब लैंड वाला इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर मतलब हवा वाला इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर। ये सब मिलकर क्या कराते हैं, इंटरेक्शन। अच्छा, ये सब आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि ये सब बच्चा, ये सब कहाँ, ये सब अर्थ पे ही पाए जाते हैं। अर्थ की अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो अर्थ जो होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, अर्थ जो होता है ये टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करता है, झुके हुए एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। और कितना डिग्री एंगल बनाता है, 23.5 डिग्री एंगल पे क्या करता है, रोटेट करता है। टिल्टेड मतलब क्या होता है, घुमा, झुका हुआ एक्सिस होता है इसका, और उस एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ जो होता है देखो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। इसमें रोटेशन भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, रेवोल्यूशन भी होता है। रोटेट करने का मतलब है कोई चीज अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करे। और रिवॉल्व करने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या करे, घूमे, तो उसे क्या बोलेंगे, रिवॉल्व। ये है रिवॉल्व। और अगर अपने एक्सिस के चारों तरफ करता है तो क्या होता है, क्या होता है, रोटेशन। अब जैसे मान लो यहां पर सन है, क्या है, सन। अब यहां पर अगर सन है तो इसकी किरणें पड़ेंगी कि नहीं, इसकी किरणें पड़ेंगी। अभी यहां पर क्या होगा, दिन होगा। और यहां पर अगर ये घूम के फिर से ऐसे रोटेट करके इधर आ जाएगा तो यहां अभी रात है और यहां दिन है, तो रोटेट करके आ जाएगा तो यहां, अब ये मान लो ए एरिया, ये मान लो बी एरिया, तो बी वाला इधर आएगा, बी पे दिन और ए पे रात। तो दिन और रात किसकी वजह से हो रहा है, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट बच्चा हो रहा है किसकी वजह से, डे नाइट हो रहा है रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से। और यहीं पर मान लो ये टिल्टेड एक्सिस है, सुनो, ये इसका नॉर्थ साइड है, ये इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अभी देखो लाइट का यहां पहुंचने में ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो लाइट इंटेंसिटी यहां क्या साउथ की तरफ ज्यादा पड़ रहा है, तो यहां क्या होगी, गर्मी, और यहां क्या होगी, अभी ठंडी होगी, क्योंकि यहां लाइट इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम जा रही है। तो कहने का मतलब है, अब देखो तो और ये जब इधर आ जाएगा, ये जब इधर आ गया, केस उल्टा हो गया। अब नॉर्थ की तरफ ज्यादा लाइट पड़ रहा है, साउथ की तरफ क्या पड़ रहा है, कम। तो यहां गर्मी और यहां क्या पड़ेगी, गर्मी, और यहां क्या पड़ेगी, ठंडी। तो ये किसकी वजह से हुआ है, रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है। तो दिन और रात किसकी वजह से होता है, रोटेशन। और सीजन में वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। सीधा अगर बच्चा, यहां हम समझा नहीं सकते इसको, जैसा क्लास में समझाए थे, सीजनल वेरिएशन जो होता है वो कैसे होता है, किसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। रेवोल्यूशन बच्चा सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होता। अगर ये झुका हुआ एक्सिस ना होता ना तो सारे मौसम एक जैसे होते, क्योंकि हमेशा मौसम क्या होता है, एक जैसा होता। अगर ये झुका ना हुआ होता तो यहाँ कम यहाँ ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट ही ना होता। तो रेवोल्यूशन एंड टिल्टेड एक्सिस, रेवोल्यूशन एंड टिल्टेड एक्सिस की वजह से क्या होता है, सीजन में वेरिएशन होता है। अच्छा, सीजन में अगर ये क्या होगा, रेवोल्यूशन होगा और टिल्टेड एक्सिस मतलब क्या होगा, घुमा हुआ होगा, तो ये क्या कराएगा, वेरिएशन कराएगा। कॉज ये क्या कराएगा, वेरिएशन। अच्छा, किसमें वेरिएशन कराएगा, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ, कितनी इंटेंसिटी की टेम्परेचर पड़ेगी और कितने समय तक पड़ेगी, ड्यूरेशन ऑफ
टेम्परेचर। और यही डिसाइड करते हैं क्या, ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यही डिसाइड करेंगे क्लाइमेट को, अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग सीजन को क्या करेंगे बच्चा, डिसाइड करेंगे, अलग अलग सीजन बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज होगा तो अलग अलग क्या बनेगा, सीजन बनेगा। तो ये अपनी बात हो गई एक छोटी सी, कि थोड़ा सा बात हो गया मतलब पृथ्वी कैसे घूमती है, मतलब दिन रात कैसे होता है, इस सब पे बात हो गई। इकोलॉजी का मतलब होता है, अभी हमारा जो मेन मुद्दा उस पे बात नहीं कर पाए। इकोलॉजी का मतलब होता है इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ हो सकता है, एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकता है। अर्थ जो होता है वो टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करता है, कितने डिग्री एंगल, 23.5 डिग्री एंगल पे क्या करता है, रोटेट करता है। दिन रात सिर्फ रोटेशन की वजह से होता है, जबकि सीजन में वेरिएशन रेवोल्यूशन और टिल्टेड एक्सिस की वजह से होगा। जब रेवोल्यूशन होगा और टिल्टेड एक्सिस होगा तो वो क्या होगा, क्लाइमेट में क्या होगा, चेंज होगा, वेरिएशन आएगा ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर में, और क्या होगा, अलग अलग सीजन बन जाएंगे। चलो अलग अलग सीजन बन जाएंगे। अब देखो बच्चा, अब बात करते हैं किस पे, अब बात करते हैं हायरार्की पे। हायरार्की मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। हायरार्की पे बात करते हैं, हायरार्की। तो सुनो बच्चा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एटम बनाएंगे। एटम मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल, कह सकते हैं क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। यहीं से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी। जैसे जीन जो है वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल ही तो है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है बायोलॉजी। अब मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, सेल, और उसके बाद सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का स्टार्ट कहां से होगा, बायोलॉजी का स्टार्ट हम कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी से ऑर्गेनिज्म तक। तो माइक्रोबायोलॉजी करें, माइक्रोमोलिक्यूल से ऑर्गेनिज्म, तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हायरार्की, बायोलॉजिकल हायरार्की। उसके बाद ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाएगा, पॉपुलेशन, क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। अच्छा, फिर पॉपुलेशन से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन क्या बनाते हैं, कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इकोसिस्टम। ढेर सारे इकोसिस्टम, एक बड़ा सा इकोसिस्टम को बोलते हैं बायोम, और ढेर सारे बायोम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोस्फीयर, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। तो इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे छोटा यूनिट क्या है, ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल हायरार्की का सबसे बड़ा क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोलेंगे इसे, इकोलॉजिकल। यहां से ऑर्गेनिज्म से इकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, हायरार्की। अच्छा, उसके बाद देखो, पॉपुलेशन लेवल पर जो हायरार्की होती है उसे बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो हायरार्की होती है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल हायरार्की। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं। और इसमें हम स्टडी करते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल हायरार्की में कि ऑर्गेनिज्म किसी माहौल में कैसे अपने आप को क्या कर रहा है, ढाल रहा, उसका एडॉप्टेशन उस एनवायरनमेंट में कैसा है। अच्छा, एडॉप्टेशन में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें एडॉप्टेशन में सर्वाइवल नहीं पढ़ना है, उसका वहां उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल कैसे है और वो उसका रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। तो ये सब हमें कहां पढ़ना है, ये एनसीईआरटी में दिया है। ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी होती है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और बायोस्फीयर लेवल पर जो इकोलॉजी होती है उसे बोलते हैं ग्लोबल इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी। अब देखो, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। कह रहा है किसी भी इंटरेक्शन पर, किसी भी, चाहे सेल चाहे टिश्यू एंड एनी इंटरेक्शन, किसी भी इंटरेक्शन पर हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एक रहेगा हाउ, एक रहेगा वाई। हाउ जो क्वेश्चन रहेगा वो सिग्निफिकेंस बताएगा, मैकेनिज्म बताएगा, क्या बताएगा, मैकेनिज्म। और जब वाई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, वाई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सिग्निफिकेंस बताएगा, सिग्निफिकेंस
फ्रीक्वेंसी बताएगा। जैसे हम बात करते हैं बुलबुल सिंह, बुलबुल जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग में कैसे गाना गाती है, तो देखो बुलबुल जो होता है वो अपने वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग उसका बोन होता है जो मदद करता है साउंड प्रोडक्शन में, और उसके बाद वो क्यों 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 गाती है, तो इसका एक मेजर रीजन माना जाता है कि वो मेटिंग के लिए कॉल करती है। किसके लिए? मेटिंग के लिए। अब बच्चा चलो स्टार्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म, देखो जैसे मान लो ये एक पूरा एरिया है, इधर ये है पूरा एरिया। अब देखो ये है एक ऑर्गेनिज्म, क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक यूनिट क्या है इकोलॉजी की? इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। अब ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल जो क्या हो? ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एट सेम टाइम, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एक स्पीसीज के एट पर्टिकुलर टाइम, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। अब यहां पर एक स्पीसीज के लिए पॉपुलेशन है, यहां पर अब एक ही स्पीसीज थोड़ी ना होगा, यहां ए बी सी ढेर सारे टाइप के स्पीसीज होंगे, तो अब ढेर सारे सभी स्पीसीज को इस एरिया में जितने भी स्पीसीज होंगे उसे क्या बोलेंगे? अब इसे देखो पहले इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन, अब इसे बोलेंगे कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी मतलब होता है ऑल टोटल स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, ऑल टोटल स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन। उसके बाद जो होता है इसमें अब ये क्या इन्वायरमेंट से क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, मतलब पानी यूज करेंगे, प्लांट खाएंगे, उसके बाद जो है पानी हवा लेंगे, तो किससे इंटरेक्ट करेंगे? कम्युनिटी जो है किससे इंटरेक्ट करेगा? एबायोटिक इन्वायरमेंट मतलब जल हो गया, वाटर हो गया, वो ऑक्सीजन हो गया, उससे इंटरेक्ट करेगा। तो अब इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं? इसको पूरे को बोल रहे हैं क्या? इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं? और एक बड़ा इकोसिस्टम जो किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट द्वारा डिटरमाइन किया जाए, जैसे ये रेगिस्तान हो गया, एक बड़ा सा डेजर्ट हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया? ओशियन हो गया, उसके बाद यहाँ ग्रासलैंड हो गया। तो इकोसिस्टम, एक बड़ा इकोसिस्टम जो अपने एक क्लाइमेट द्वारा डिटरमाइन हो, उसे क्या बोलते हैं? बायोम। और पूरे बायोम मिलकर पूरी बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ एट पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, उसे क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कह दो ऑल टोटल एरिया इन पर्टिकुलर और टोटल ऑर्गेनिज्म इन पर्टिकुलर एरिया, इसे क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, उसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम लार्ज रीजनल एरिया कह सकते हैं, डिटरमाइन बाय क्लाइमेट, जो डिटरमाइन किया जाए क्लाइमेट द्वारा, उसे क्या बोलेंगे? जैसे रेगिस्तान एक अलग क्लाइमेट है, ओशियन एक अलग क्लाइमेट है, तो ऐसे क्या बनता है? बायोम। और अलग अलग तरीके के बायोम होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के बायोम होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं अभी, हाँ बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, और इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहां पर पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल पर स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी में अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल से। किस पे बात करते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल से बात करते हैं। हमने बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाता है? एटम मिलकर मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल से बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा? सेल मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद कम्युनिटी क्या? इकोसिस्टम। उसके बाद बायोम बनेगा, और बायोम जो है पूरा क्या? ढेर सारे बायोम मिलकर क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी होती है उसे बोलते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं। किसी भी इंटरेक्शन पे हमसे दो क्वेश्चन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पे हाउ एंड व्हाई दो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट देखेंगे। इन्वायरमेंट जो होता है ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल, मतलब ये फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है? वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। और ये वेरिएशन के दो, उसमें क्या वेरिएबल होता है? टेम्परेचर वेरिएबल होता है और प्रेसिपिटेशन मतलब किसी चीज का फॉल होना। यहाँ क्या फॉल होगा? स्नोफॉल भी हो सकता है, स्नो गिर सकता है और रेन गिर सकता है। ये दोनों क्या करते हैं? क्लाइमेट चेंज करते हैं। जब इसमें क्या होगा? चेंज होगा, तो ये क्या होगा? क्लाइमेट चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? क्लाइमेट चेंज करेंगे। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा, अलग अलग तरीके का बायोम बनेगा।
फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम, डिफरेंट बायोम। अब हमारी एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, वहां पर लिखा है कितना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए वहां का बायोम, अलग अलग बायोम बनाने के लिए। तो एक चार्ट दिया, उसको देख लेंगे हम। बस 6 तरीके के बायोम यहां पर लिख दे रहे हैं। सबसे ऊपर दिया होगा क्या, सबसे ये लिख दे रहे एक एक करके। ग्रॉस लैंड हो गया, ग्रॉस लैंड हो गया। उसके बाद ग्रास लैंड के बाद क्या क्या दिया होगा, ग्रासलैंड हो गया। उसके बाद सबसे पहले डेजर्ट दिया होगा, उसके बाद डेजर्ट के बाद क्या दिया होगा, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अलग अलग तरीके के बायोम है। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल पे पाए जाने वाला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके बाद बोल सकते हैं क्या, आर्कटिक, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। तो ये अलग अलग तरीके के बायोम है, अलग अलग तरीके के बायोम है। कैसे डिसाइड करेंगे, इनके क्लाइमेट के हिसाब से, उस लार्ज एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। बस तुम्हें इतना याद रख लेना, हमने एनसीईआरटी में बताया था। इसमें क्या होता है, जब हमने बताया था लो बारिश कहाँ होगी, डेजर्ट में, वहां डायग्राम से देख सकते हो, लो रेन यहां होगी, या कह दो लो प्रेसिपिटेशन, लो प्रेसिपिटेशन। उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया में क्या होगा, ट्रॉपिकल एरिया में हाई रेन या हाई प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। उसके बाद सबसे लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कहाँ होगा, आर्कटिक जो पोलर रीजन, ये आर्कटिक एल्पाइन कहाँ पाया जाता है, पोलर रीजन पे पाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, लो टेम्परेचर। और प्रत्येक बायोम में, जैसे ये मान लो ढेर सारे क्या है बायोम, ये एक बायोम है, ये एक बायोम है, ये एक बायोम है। अब इस बायोम में एक लार्ज रीजनल यूनिट है, मतलब एक लार्ज एरिया है, और सब जगह का कंडीशन क्या होगा, एकदम सेम थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो ईच बायोम में, प्रत्येक बायोम, ईच बायोम में क्या होते हैं, ईच बायोम में जो होता है रीजनल, रीजनल मतलब एक छोटे छोटे इलाके में, रीजनल एंड लोकल, बड़े पैमाने में नहीं, छोटे छोटे इलाके में रीजनल एंड लोकल वेरिएशन होता है, चेंज होता है। और ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट। क्या बनाते हैं, एक बायोम के अंदर अलग अलग हैबिटाट बनाते हैं। जैसे रेगिस्तान में देख लो, कहीं पेड़ लगे होते हैं, वो अलग हैबिटाट है। कहीं मतलब एक बायोम के अंदर कई सारे क्या पाए जाते हैं, कहीं रेगिस्तान में कहीं पानी वाला जगह पाया जा रहा है, पानी भी पाया जा रहा है। उसके बाद क्या है, अलग अलग तरीके की क्या है, कहीं पेड़ है। तो अलग अलग तरीके के क्या है, एक बायोम में अलग अलग तरीके के हैबिटाट हो सकते हैं। व्हाट इज हैबिटाट, देखो दो चीजें हैं, एक हम सीधा बता दे रहे हैं, एक है हैबिटाट, एक है नीके। देखो यहां मान लो ए, कोई ऑर्गेनिज्म ए रह रहा, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बी सी डी। तो हैबिटाट और नीके में अंतर देख लेते हैं, हैबिटाट एंड नीके। देखो बच्चा, हैबिटाट एक फिजिकल प्लेस है, फिजिकल प्लेस मतलब स्पेसिफिक प्लेस, ये इस एक खास प्लेस है जहां कोई कम्युनिटी रहती है। क्या रहती है, जहां कम्युनिटी लिव्ड, जहां कम्युनिटी क्या होती है, रहती है। और सुनो, एक फिजिकल प्लेस है। अच्छा देखना, और उसके बाद यहां जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, यहां जो नीचे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया एक्टिविटी उस हैबिटाट में, उसका क्या कहलाता है, नीके। जैसे ये ऑर्गेनिज्म को नीके कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म इस हैबिटाट में रहा है तो किस किस कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकता है, और वो कौन से रिसोर्स यूज कर सकता है, कौन कौन से रिसोर्स यूज करता है, और उसका इस इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजिकल रोल क्या है। तो उसे क्या बोलेंगे, ये अपना एक नीके बनाएगा। नीके जो होता है स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब अलग अलग स्पीसीज का क्या होता है, अलग स्पेसिफिक, स्पीसीज मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। जैसे ए वाला अलग अलग कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, अलग अलग रिसोर्स यूज करेगा, और इकोलॉजिकल पे इसका, इकोलॉजी पे इसका अलग रोल होगा। बी का अलग होगा, डी का अलग होगा, सी का अलग होगा। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, अपना एक अलग अलग नीके बनाएंगे। इनका नीके अलग होगा, इनका नीके, कुल मिला जुला कह सकते हैं हैबिटाट एक फिजिकल प्लेस है, वहां पर रहने वाला हर एक स्पीसीज, जो इन्वायरमेंट, जो इसका इकोलॉजिकल रोल होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, वो सब मिला के क्या बनाते हैं, नीके बनाते हैं। तो नीके कुछ नहीं है, नीके जो होता है
क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज की एक्टिविटी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, नीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीके। अब देखो उसके बाद बात करते हैं, हमारी बात हो गई किस पे, नीके पे बात हो गई। अब बात करते हैं कि हैबिटाट, ये जो होता है किसी भी हैबिटाट को डिसाइड कौन कौन करता है, हैबिटाट कैसा होगा वहां का, कौन कौन उसके फिजिकल केमिकल प्रोसेस में वेरिएशन कौन कौन लाते हैं। तो देखो वही बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। हमने कहा एनवायरमेंट जो होता है वेरिएबल होता है, उसमें क्या वेरी करेगा, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है। अगर ये वेरी करेंगे क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो अलग अलग तरीके के क्या बनेंगे, अलग अलग तरीके के बायोम बनेंगे। बायोम डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, उसके बाद ट्रॉपिकल हो गया, अच्छा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसके बाद आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा हो गया। प्रत्येक बायोम में रीजनल एंड लोकल क्या होंगे, वेरिएशन होंगे, और क्या बनाएंगे, अलग अलग तरीके के हैबिटाट बनाएंगे। हैबिटाट कुछ नहीं होता, एक फिजिकल प्लेस होता है जहां पर ढेर सारे नीके, कह सकते हो ढेर सारे नीके पाए जाते हैं। उसमें एक हैबिटाट में ढेर सारे नीके पाए जाते हैं। नीके क्या होता है, स्पीसीज द्वारा की गई एक्टिविटी। हम नीकों को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म उस किस किस कंडीशन को झेल सकता है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं यूज करने के लिए, और कौन उसका इकोलॉजी पे क्या रोल है, इकोलॉजी पे क्या रोल है। तो अब हम अपना बात होना है किस पे, अब बात होना है की एलिमेंट। कुछ की एलिमेंट होते हैं जो हैबिटाट को डिसाइड करते हैं, कुछ की एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हैबिटाट को क्या करते हैं, हैबिटाट कैसा होगा वहां का डिसाइड करते हैं। ये की एलिमेंट जो होता है एबायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक भी हो सकते हैं। अच्छा एबायोटिक में कौन होगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या होते हैं, एबायोटिक होते हैं। बायोटिक में कौन हो गया, जैसे प्रेडेटर हो गया, प्रेडेटर हो गया, पैथोजन हो गया, पैरासाइट हो गया, पैरासाइट हो गया, कंपटीटर हो गया। ये सब क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसको, किसी भी हैबिटाट में उसका फिजिकल, किसी भी हैबिटाट मतलब ये एक ही एलिमेंट होता है जो रोल होता है वेरिएशन, किसी भी हैबिटाट का फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में कितना वेरिएशन होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर। किससे स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर हम टेम्परेचर से स्टार्ट करें तो टेम्परेचर को मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर माना जाता है, मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर माना जाता है, मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर माना जाता है। क्यों ऐसा इकोलॉजिकल फैक्टर, क्यों सबसे उचित, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है, इकोलॉजिकल फैक्टर क्यों माना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है किसको, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, वर्किंग मतलब एक्टिविटी, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर एंजाइम इफेक्ट होगा तो बताओ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंजाइम इफेक्ट होगा तो ये किसको इफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इफेक्ट होगा तो क्या इफेक्ट होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होगा, क्योंकि अंदर फिजियोलॉजी क्या होगा, इफेक्ट होगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगा, इफेक्ट होगा। अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट हुआ तो बाहर उसका असर दिखेगा, मार्फोलॉजिकल एक्टिविटी, मार्फोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, मार्फोलॉजिकल। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर जो होता है ये बहुत सारे मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कहां कहां पाए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पाए जाएंगे, वो गवर्न करता है कौन, गवर्न बाई टेम्परेचर। कौन गवर्न करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन वो गवर्न करता है टेम्परेचर। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंगो का ट्री नहीं लगाया जा सकता, कहां, मैंगो ट्री नहीं लगाया जा सकता है टेम्परेट में, टेम्परेट नहीं लगाया जा सकता। जैसे जर्मनी, कनाडा जो टेम्परेट में नहीं लगाया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ का मैंगो जहां लगाया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, टेम्परेट का टेम्परेचर अलग है। और जो होता है एंजाइम जो होता है वो काम करता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, हर एक एंजाइम जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करना चाहता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया है स्नो लिपर्ड मतलब जो बर्फ में पाया जाता है वो नहीं पाया जाएगा केरला फॉरेस्ट में,
केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि केरला फॉरेस्ट क्या होता है, गर्म होता है, और स्नो लेपर्ड क्या होता है, वो ठंडी में पाए जाते हैं। ट्यूना फिश जो होगा वो नहीं पाया जाएगा कहाँ, बियॉन्ड द ट्रॉपिकल, क्योंकि वो ट्रॉपिकल के लिए क्या होते हैं, एडॉप्ट होते हैं। तो अगर कहीं का प्लांट कहीं लगा तो उस इन्वायरमेंट के लिए, उस टेम्परेचर के लिए क्या है, वो एडॉप्टेड है। अब यहाँ मेन बात हो जाती है, देखो जब हम ये है इक्वेटर, क्या है ये पृथ्वी का क्या होता है, इक्वेटर। 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर। 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे, 20 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेट, क्या होगा, ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल से 20 डिग्री, 20 से 40 डिग्री, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसे बोलेंगे क्या, टेम्परेट। क्या बोलेंगे, टेम्परेट। चलो छोड़ो, फिर से देख लो, इसको सही से देख लो, टेम्परेट नहीं बोलेंगे। देखो यह है 0 डिग्री, इक्वेटर माना गया है। उसके बाद इसके 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, इसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल। उसके बाद 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री, फिर 20 से 40 डिग्री ऊपर और 20 से 40 डिग्री नीचे, इसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के नीचे सब ट्रॉपिकल। उसके बाद 40 से 60 डिग्री नीचे साउथ की तरफ, 40 से 60 डिग्री ऊपर, इसे बोलेंगे टेम्परेट। और सबसे ऊपर जो रीजन होगा उसे क्या बोलेंगे, पोलर रीजन। उसके नीचे सब पोलर रीजन। तो ये सब। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से टेम्परेट की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोलर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ सन कम पहुंच रहा होगा, सनलाइट। तो इक्वेटर से कहाँ जाने पर, इक्वेटर टू पोल की तरफ जाने पर, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जाने पर, या किसी हम कह दें पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लेन मतलब जमीन टू माउंटेन पर जाने पर टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। डिक्रीज मतलब कम होता है। अब ये टेम्परेचर जो होता है, ये टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज जो हो सकता है, वो हो सकता हो कितना, सब जीरो, और वो हो सकता है ग्रेटर देन 50 डिग्री हो। सब जीरो कब होगा, सब जीरो मतलब निगेटिव में, 0 से नीचे, ये होगा पोलर एरिया में। और 50 डिग्री कब होगा, ये ट्रॉपिकल में। हम जानते हैं ट्रॉपिकल में गर्मी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। तो ये कहाँ 50 डिग्री कहाँ होगा, ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल रीजन के डेजर्ट में। और डेजर्ट में भी कब, समर में, गर्मी में क्या पड़ेगा, 50 डिग्री से ऊपर। लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट और थर्मल स्प्रिंग में 100 डिग्री टेम्परेचर झेल सकते हैं। कितने डिग्री, 100 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। अब देखो कौन ऑर्गेनिज्म कितने टेम्परेचर को झेल सकता है, इस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2। जैसे ऑर्गेनिज्म जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से, एक होता है यूरी थर्मल, कहीं भी यूरी वर्ड यूज हो उसका माना होता है वाइट, और स्टेनो का माना होता है क्या, स्टेनो का माना होता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कह रहे हैं नैरो। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टोलरेट कर सके, क्या टोलरेट कर सके, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टोलरेट कर सके, तो उसे क्या बोलेंगे, यूरी थर्मल। अगर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर ना टोलरेट, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टेनोथर्मल। क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। तो ये अपनी बात किस पे हो गई, ये अपनी बात हो गई किस पे, टेम्परेचर पे बात हो गई। किस पे बात हो गई, टेम्परेचर। अब हमें बात करना है किस पे, वाटर पे बात करना है। लेकिन बात करने से पहले चलो मिल गया। आओ, तो कुछ की एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हैबिटेट के फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में वेरिएशन लाते हैं। ये एबायोटिक हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया। बायोटिक में क्या होता है, प्रेडेटर, पैरासाइट और पैथोजन, उसके बाद कंपिटिटर हो गया। टेम्परेचर जो होता है मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर, इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम और काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, वर्किंग ऑफ एंजाइम। अगर डिस्टर्ब होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो उसका असर किस पे पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे असर पड़ेगा तो मॉर्फोलॉजिकल पे पड़ेगा। अब हमने कहा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करता है। जैसे मैंगो का ट्री, ये जो है टेम्परेट रीजन में नहीं लग सकता। जैसे स्नो लिपर्ड, ये नहीं देखा जा सकता है केरला के फॉरेस्ट में। और हम बता रहे हैं इक्वेटर से पोलर की तरफ अगर जाओगे, पोलर रीजन और प्लेन से
माउंटेन की तरफ जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जो होगा सब जीरो हो सकता है पोलर रीजन पे इसका रेंज, और ट्रॉपिकल में समर, डेजर्ट में समर के मौसम में क्या हो सकता है 50 डिग्री से ऊपर। और जो होता है बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी झेल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म कितना टेम्परेचर झेल सकता है, इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा गया। एक है यूरीथर्मल, जो एक है यूरीथर्मल कह रहे हैं, हाँ यूरीथर्मल मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेल सकता है, और नैरो, और एक होता है स्टीनोथर्मल जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है, और यूरीथर्मल क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है। तो अब बात करते हैं वाटर जो होता है ये भी रेलेवेंट फैक्टर होता है, लेकिन सेकंड मोस्ट कह सकते हैं, सेकंड मोस्ट रेलेवेंट, टेम्परेचर के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वाटर, सेकंड मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर। 3 रीजन इसका हम बता सकते हैं, क्योंकि हम 2 रीजन बता सकते हैं। सबसे पहला रीजन और मेन रीजन, ये क्या करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ बॉडी। वाटर जो होता है ये बॉडी का मेजर पार्ट होता है, ये क्या बनाते हैं, मेजर पार्ट ऑफ बॉडी, मेजर पार्ट बनाते हैं किसका, बॉडी का। हम जानते हैं लाइफ की शुरुआत कहाँ हुई है, लाइफ ऑरिजिनेटेड हुई है, लाइफ ऑरिजिनेटेड कहाँ ऑरिजिनेट हुई है, वाटर में हुई है, कहाँ हुई है, वाटर में हुई है। उसके बाद जो होगा, ये जो होता है हम जानते हैं लोअर प्लांट जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी जो प्लांट का होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कितना प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। प्रोडक्टिविटी एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोअर प्लांट होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ किस पे, वाटर पे डिपेंड करता है। और ये कहाँ ऑरिजिनेट हुए हैं, ऑरिजिनेट कहाँ हुए हैं, ये ऑरिजिनेट हुए हैं वाटर में। अब वाटर से ये जब बाहर निकले, मान लो कुछ प्लांट डेजर्ट में भी गए होंगे, डेजर्ट में इनका एडॉप्टेशन, तो डेजर्ट वाले प्लांट में क्या दिक्कत है, यहाँ O2 कम है तो इन्हें करना पड़ेगा, O2 बचाने के लिए करना पड़ेगा एडॉप्टेशन। क्या करना पड़ेगा, एडॉप्टेशन। जैसे कुछ सकुलेंट प्लांट होते हैं, उसका एग्जांपल एक कैक्टस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कैक्टस। ये क्या करते हैं, अगर इनमें ट्रांसपायरेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसपायरेशन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसके लीफ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ऐसे हैं तो लीफ से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो इसके लीफ किस में कन्वर्ट हो गए, इसके लीफ कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके लीफ जो होता है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कन्वर्ट इनटू स्पाइन, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन। अच्छा, को अब ऐसा होगा कि नहीं सभी के सभी प्लांट डेजर्ट में पाए जाएं, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और कुछ एक्वाटिक क्या होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब जो होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके लिए पानी ही कभी कभी दिक्कत हो जाती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी ही कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो पानी का सबसे पहले एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्वालिटी में रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटी मतलब उस वाटर में उस वाटर का कंपोजिशन किस चीज से मिलकर बना, क्या क्या उसमें पाया जा रहा, उसके बाद उसका पीएच क्या है, ये बात क्या करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, इसमें कंपोजिशन कितना पाया जा रहा है, पीएच क्या है, मतलब सॉल्ट कितना पाया जा रहा है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना पाया जा रहा है, इसको नापेंगे कैसे, इसको नापेंगे, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है सैलिनिटी इन पार्ट पर थाउजेंड, PPT, पार्ट पर थाउजेंड में सैलिनिटी देखा जाता है। अगर अब हमने मेजर किया पार्ट पर थाउजेंड के हिसाब से सैलिनिटी, तो हमें फ्रेश वाटर का लेस देन 5, उसके बाद सी वाटर का मिला 30 से 35, उसके बाद हाइपर लेग्यून्स में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, लेग्यून्स में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 100, कितना 100 से ज्यादा मिला। अब देखो कोई जो होता है सॉल्ट को नहीं झेल पाता, कोई सॉल्ट को ज्यादा सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं झेल पाएगा। तो ऑर्गेनिज्म इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिज्म को इसी अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग में कैसे बांटा गया है सुनो। अब देखो, एक है यूरी हैलाइन और एक है स्टेनो। हमने बताया था यूरी का माना क्या होता है, वाइड, और स्टेनो का माना क्या होता है, नैरो। जो
वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को झेल सके, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को झेल सके, उसे क्या बोलेंगे, यूरी। और जो नैरो रेंज ऑफ वो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को झेल सके, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्टेनो। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, जब मैरीन वाले, और ये है फ्रेश वाटर, ये है फ्रेश वाटर, और ये क्या है, मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म अगर मैरीन वाटर में लंबे समय तक रहे, या कुछ ऑर्गेनिज्म मैरीन वाटर के फ्रेश वाटर में, तो इसमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्या हो जाएगी दिक्कत, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो दिक्कत हो सकती है अगर लंबे समय तक रहे। तो वाटर जो होता है सेकंड मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर होता है जो पूरे, अच्छा क्यों होता है, क्योंकि पूरे बॉडी का मेजर पार्ट कौन बनाता है, वाटर। और लाइफ ऑरिजिनेट कहाँ हुई है, वाटर से हुई है। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, प्लांट का, कुछ प्लांट का किस पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट में जो होता है अवेलेबिलिटी कम होता है, इसलिए वो एडॉप्टेशन करते हैं। सकुलेंट प्लांट में एग्जांपल कैक्टस, वो अपने लीफ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, स्पाइन में, ताकि ट्रांसपायरेशन ज्यादा न हो सके। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है क्वालिटी ऑफ वाटर जो होता है बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी में जैसे कंपोजिशन और पीएच क्या है, कितने सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को नापा जाता है सैलिनिटी पर पार्ट 1000, और ये फ्रेश वाटर के लेस देन 5 होते हैं, सी के 30 से 35 होते हैं, हाइपर लेग्यूम्स के ग्रेटर देन 100 होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है यूरी थर्मल भी हो सकता है और यूरी हाइलाइन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टेनो हाइलाइन। यूरी हाइलाइन जो होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, और उसके बाद यूरी हाइलाइन जो होगा वो ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है। स्टेनो हाइलाइन टेम्परेचर का है, हाइलाइन मतलब होता है सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट को झेल सकता है, और स्टेनो हाइलाइन जो होता है वो कम सॉल्ट को झेलेगा। चलो अब बात करते हैं बच्चा, बात करते हैं किस पे, लाइट पे। अगर हम लाइट पे बात करें तो लाइट और टेम्परेचर दोनों आपस में लिंक्ड है, लाइट एंड टेम्परेचर आपस में दोनों हमें लिंक्ड दिखाई देते हैं। लाइट एंड कैसे लिंक्ड है आपस में, कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चा दोनों का सोर्स क्या है, सन जो है सोर्स है दोनों का, सोर्स ऑफ बोथ, दोनों का क्या है, सन क्या है, सोर्स है, जहां से लाइट आ रही वहीं से सन का दोनों का जरिया क्या है। और लाइट जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है किसके लिए, प्लांट के लिए भी जरूरी होता है और एनिमल के लिए भी जरूरी होता है। प्लांट के लिए और एनिमल के लिए जरूरी है। प्लांट के लिए कैसे जरूरी, वो फोटोसिंथेसिस कराता है, क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस कराता है, तो वहां फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी का जरिया होता है। उसके बाद प्लांट में कैसे जरूरी है, फोटो पीरियोडिज्म नाम का टॉपिक एक पढ़ाएंगे। फोटो पीरियोडिक, फोटो मतलब लाइट, पीरियोडिक मतलब समय, कितने समय कुछ प्लांट में जो होते हैं फोटो पीरियोडिक जरूरी होता है फॉर फ्लावरिंग। वो फ्लावरिंग उनका डिपेंड करता है कि उन्हें कितने ड्यूरेशन की लाइट मिल रही है। एनिमल में कैसे एनिमल में कैसे है, क्योंकि एनिमल जो होता है प्रतिदिन, डायर्नल मतलब होता है प्रतिदिन, जो सीजन में जो लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन है, या सीजनल लाइट इंटेंसिटी जो वेरिएशन है, चाहे वो प्रतिदिन के लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन हो, लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन हो, और चाहे सीजन में हो, या ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर कितने समय के लिए पड़ रहा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या होता है, दिन में क्या होता है नहीं निकलते हैं, जब लाइट कम होती है तब निकलते हैं, तो डायर्नल लाइट वेरिएशन। या कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है सीजन में जब लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है तो इसका यूज करके ये क्या करते हैं, खाने के लिए निकलते हैं, फोरेजिंग मतलब खाना। उसके बाद ये क्या करते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं लाइट इंटेंसिटी के सीजन में वेरिएशन के हिसाब से। इनमें माइग्रेशन भी होता है, माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें एनिमल के लिए भी क्या है, कुछ एनिमल के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा प्लांट जो है, जो जैसे कुछ कैनोपीड प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, कैनोपीड प्लांट कहने का मतलब है छज्जे नुमा प्लांट जो होता है, उसमें कुछ स्मॉल छोटे प्लांट जो होता है वो हर्ब भी हो सकते हैं और श्रब भी हो सकते हैं। ये हर्ब एंड श्रब ये ढक दिए गए हैं किसके द्वारा, कैनोपीड द्वारा। तो इनका जो है एडॉप्टेशन कैसे होता है, ये एडॉप्ट कर जाते हैं फोटोसिंथेसिस करना। ये फोटोसिंथेसिस करना क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देते हैं लो लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर लाइट मिल नहीं रही है, तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं लो लाइट
इंटेंसिटी पे ये क्या करने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। उसके बाद जो होता है इसको, इसीलिए इस प्लांट को स्कायोफाइट बोल सकते हैं, ऐसा प्लांट जो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पूरी लाइट गिरी नहीं रही है तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। अब जो होता है अब ये जो होता है एनिमल, जो ये लाइट जो होता है, सन क्या निकालता है, सोलर रेडिएशन, और सोलर रेडिएशन जो होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है, सोलर रेडिएशन जो होता है ये समुद्र के जो होता है ग्रेटर देन 500 मीटर जाओगे वहां पर नो लाइट, कोई लाइट नहीं रहेगा, नो लाइट रहेगा तो डार्क इन्वायरमेंट, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होगा, डार्क इन्वायरमेंट। तो वहां पर अब हमारी एनसीईआरटी ने पूछा है तो वहां के ऑर्गेनिज्म को वहां एनर्जी कैसे मिलती होगी, तो वहां एनर्जी ऐसे मिलती है डीकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल को क्या किया जाता है, तोड़ के वहां पर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अच्छा, सोलर रेडिएशन क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कहाँ से मिलता है बच्चा, हमें सन से मिलता है। और इसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम अगर उसका ऊपर देखा जाए तो इसका रेंज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगर इससे कम आते हैं तो इससे कम आते हैं तो वो होता है कौन सा स्पेक्ट्रम, अगर विजिबल से कम आते हैं तो वो होता है वायलेट, अल्ट्रा वायलेट होता है। अगर इससे विजिबल स्पेक्ट्रम से ऊपर जाते हैं तो इंफ्रारेड होता है। कुल मिला जुला के इसमें 7 कलर होते हैं विविग्योर। कितने कलर होते हैं, 7 कलर। विविग्योर का माना होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो और ऑरेंज और ग्रीन, 7 कलर होते हैं। ये हमने समुद्र बना दिया, क्या बना दिया, समुद्र। कहने का माना ये है, इसमें क्या है, सनलाइट जा रही, तो इसमें सबसे नीचे वाला जो इलाका होता है, इसे यहाँ बेंथिक एनिमल रहते हैं कि नहीं, बेंथिक मतलब सबसे नीचे वाला, इसे बोलते हैं प्रोफंडल। क्या बोलते हैं, प्रोफंडल। उसके बाद वाले सबसे ऊपर वाले इलाके को बोलते हैं यूफोटिक। यू मतलब ट्रू, फोटिक मतलब जहां लाइट हो, इसको बोलते हैं डिस्फोटिक। लाइट ट्रेवल करता है यूफोटिक और डिस्फोटिक तक जा सकता है, प्रोफंडल में नहीं जाएगा, ना तो बेंथिक में जाएगा, प्रोफंडल और बेंथिक में नहीं जाएगा। तो इसको वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है कि इसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखा गया है। विवग्योर को सबसे ज्यादा लेंथ किसका होगा, रेड का। तो सबसे अंदर जो तुमसे पूछा गया है, सबसे डेप्थ ऑफ सी में कौन सा एल्गी पाया जाता है, डेप्थ ऑफ सी में पाया जाता है रेड एल्गी पाया जा सकता है, क्योंकि रेड लाइट सबसे अंदर तक जा रही है तो बच्चा वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रेड एल्गी, तो उससे क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो ये हमारी बात हो गई किस पर, लाइट पे। लाइट जो होता है और टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, क्योंकि सन दोनों का सोर्स होता है। लाइट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट चाहिए। फोटो पीरियोडिज्म मतलब होता है कितने समय अंतराल के लिए लाइट मिल रही है, ये कुछ प्लांट में फ्लावरिंग के लिए जरूरी होता है। एनिमल जो होता है डायर्नल लाइट इंटेंसिटी जो होता है, सीजन में जो लाइट का वेरिएशन होता है, और ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर का यूज करते हैं फोरेजिंग करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, माइग्रेट, कुछ ऑर्गेनिज्म, सभी नहीं। सोलर रेडिएशन जो होता है, ये क्या होता है, सोलर रेडिएशन अगर 500 मीटर समुद्र में चले जाएं तो क्या हो जाता है, वहां पर नो लाइट, कोई लाइट ही नहीं, तो वहां का इन्वायरमेंट डार्क होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन जो ऑब्टेन होता है सन से। विजुअल लेंथ इसका क्या होता है, विजुअल स्पेक्ट्रम क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का। तो सबसे डेप्थ ऑफ सी में कौन रह सकता है, रेड एल्गी रह सकता है। कौन रह सकता है, रेड एल्गी। अब बात करते हैं सॉइल। अगला एबायोटिक फैक्टर क्या है, सॉइल। सॉइल जो होता है ये क्या होता है, इसका नेचर एंड प्रॉपर्टी। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। इसका जो होता है नेचर, सॉइल का नेचर कैसा होगा, एंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ये क्या होता है, नेचर एंड प्रॉपर्टी जो होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल मतलब समय के साथ क्या, ये प्लेस टू प्लेस क्या रहता है, वेरिएबल। ये किस बात पे डिपेंड करता है, इसका नेचर कैसा होगा, डिपेंड करता है वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। उसके बाद ये डिपेंड करता है वो उसकी वेदरिंग प्रोसेस कैसे हुई है। वेदरिंग प्रोसेस का माना होता है, वेदरिंग प्रोसेस का माना होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें रॉक को तोड़ा जाए, किसमें, पाउडरी सॉइल में। किसमें तोड़ा जाए, पाउडरी सॉइल में तोड़ दिया जाए। और इस प्रोसेस को जो होता है बोलते हैं पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, रॉक को किसमें तोड़ना, रॉक को तोड़ना किसमें, पाउडरी सॉइल में। से क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस।
स्पीडोजेनेसिस। तो दो बातें हो गई जिस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला ये डिपेंड करता है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि ये सेडिमेंट्री है या फिर कहीं से मिट्टी कट के आई है, सेडिमेंट्री है या सेडिमेंट्री सॉइल है, या ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये जो होता है ये डिसाइड करता है कि सॉइल सॉइल का नेचर क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक पे बात करें, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक पे बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसमें टेक्सचर, इसका बनावट कैसे होता है। टेक्सचर में हम दो चीजें लेंगे, क्या हम लेंगे इसका तीन चीजें लेंगे। एक देखेंगे सॉइल का कंपोजिशन देखेंगे, टेक्सचर अगर बनावट क्या होता है, सॉइल का कंपोजिशन। उसके बाद इसमें देखेंगे ग्रेन साइज कितना बड़ा है, ग्रेन का साइज, उस दाने का कण कितना, उसका साइज क्या है। उसके बाद इसमें देखेंगे क्या, उसके बाद इसमें देखेंगे एग्रीगेशन, वो जो ग्रेन का साइज है वो आपस में एग्रीगेट कैसे किए हैं, एग्रीगेशन। और ये सब डिसाइड करते हैं, ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड कैसे करेगा, मतलब कितना कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने का। और उसका परकोलेशन मतलब क्या होता है, कहीं वाटर में रिसाव तो नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं सॉइल जो है उससे पानी रिस के बाहर तो नहीं आ रहा है, मतलब चलो परकोलेशन समझा रहे हैं अभी, परकोलेशन डिसाइड करते हैं। और ये सब मिलके पीएच, उसके बाद ये सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, पीएच के, और पीएच हो गया उसमें, उस सॉइल में मिनरल पीएच कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, और उसका टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी मतलब बनावट कैसा है, अरेंजमेंट कैसा, ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी बार बार कट जा रही है, टोपोग्राफी। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं, ये सब मिल सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, पीएच, मिनरल, ये डिसाइड करते हैं वेजिटेशन, किसी भी एरिया का वेजिटेशन, मतलब कितना वहां पर फर्टिलिटी होगी, कितना वेजिटेबल हो सकता है, जितना वेजिटेशन पावर होगा, जितना क्या प्लांट देने की क्या होगा, पावर होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर फ्लोरा के साथ क्या होंगे, फौना होंगे। जिस टाइप के फ्लोरा होंगे उसी टाइप के क्या होंगे, फौना होंगे। अब देखो सॉइल ये नहीं समझ में आया, डिटरमाइन करता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन। तो सॉइल उसके लिए जानना पड़ेगा, तीन टाइप के सॉइल हमें पढ़ने हैं। एक होता है कौन, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, इन दोनों के बीच का जो सॉइल होता है उसे बोलते हैं स्लेट सॉइल। तो क्ले सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी में ग्रेन साइज जो होता है इसका स्मॉल होता है। अगर ग्रेन साइज छोटा है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, अच्छी होगी, तो इसमें परकोलेशन नहीं होगा, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही है। सैंडी सॉइल बालू वाला, इसमें लार्ज ग्रेन होता है, लार्ज ग्रेन कहने का मतलब है अगर बड़ा ग्रेन होगा तो इसमें पानी का रिसाव हो सकता है, तो इसमें परकोलेशन हो सकता है। परकोलेशन, अब तुम पूछोगे कौन सी मिट्टी बढ़िया, तो देखो तीनों को मिला के एक मिट्टी आती है जिसको बोलते हैं लोम सॉइल। क्या बोलते हैं, लोम सॉइल। क्वेश्चन पूछा गया, लोम सॉइल जो होता है बेस्ट फॉर, ये किसके लिए बेस्ट होते हैं, बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं ये। तो लोम सॉइल जो होता है ये किससे मिलके बने हैं, क्ले, सैंड और स्लेट सॉइल। अब जो सॉइल का लेयर होता है, सॉइल में जो क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, उसे बोलते हैं हॉरिजन। क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। वीडियो बना रहे भैया, हॉरिजन बोलते हैं। अब ये जो हॉरिजन होता है, इसे देखो, इसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ सिर्फ इतना याद रख लेंगे, इसमें सबसे ऊपर की तरफ जो होता है उसे ओ बोलते हैं, या ओ नॉट, हॉरिजन ओ बोल सकते हैं या ए नॉट बोल देते हैं। उसके बाद हॉरिजन ए आता है, उसके बाद हॉरिजन बी आता है, उसके बाद हॉरिजन सी आता है, उसके सबसे नीचे क्या आता है, हॉरिजन सी जो होता है वो उस पे क्या होते हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो हॉरिजन ए हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तुमसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि बताओ कहाँ ह्यूमस पाया जाएगा, सड़ी गली मिट्टी कहाँ पाए जाएंगे जिसमें, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, ह्यूमस। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ क्या होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऊपर, उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब तो बताओ सबसे बेटर सॉइल कौन है, सबसे बेटर सॉइल क्या होता है, सबसे बेटर सॉइल होता है
लोम सॉइल होता है। तो ये अपनी बात हो गई सॉइल पे। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं। नेचर एंड प्रॉपर्टी, नेचर एंड प्रॉपर्टी जो होता है सॉइल का वो क्या करता है, वेरिएबल होता है। ये डिपेंड करता है कैसा नेचर कैसा प्रॉपर्टी होगा, ये डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे, वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा, सेडिमेंट्री और वो सॉइल सेडिमेंट्री या ट्रांसपोर्टेड है इस पे भी डिपेंड करेगा। करेक्टरिस्टिक अगर सॉइल की बात करें तो टेक्सचर, सबसे पहले देखेंगे टेक्सचर, सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज और पीडो, और क्या देखेंगे एग्रीगेशन, सॉइल का कंपोजिशन मतलब क्या क्या किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ग्रेन साइज उसका कैसा, इनका एग्रीगेशन कैसे है, ये डिटरमाइन करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो ज्यादा होगा तो पर्कोलेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे 3 तरीके की मिट्टी हमने देखी, क्ले, सैंड, सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी, उसके बाद स्लेट, दोनों के बीच का। तो कहने का मतलब है ये जो तीनों का मिला के क्या बोलते हैं, लोम सॉइल। लोम सॉइल जो होता है वो क्या होता है, लोम सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम बात करें ग्रेन साइज हो गया, एग्रीगेशन हो गया, सॉइल कंपोजिशन हो गया ये, और पीएच के साथ, पीएच हो गया, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब मिल के डिसाइड करते हैं किसी भी एरिया का वेजिटेशन डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सॉइल लेयर जो होता है उसमें कई सारे लेयर, सबसे ऊपर वाले को ओ, हॉरिजॉन ओ बोलते हैं, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। उसके नीचे हॉरिजॉन ए, उसके नीचे हॉरिजॉन बी, उसके नीचे हॉरिजन सी होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर का रेस्पॉन्स, कैसे हम रेस्पॉन्स देंगे एबायोटिक फैक्टर, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर की प्रति क्या देंगे, रेस्पॉन्स देंगे। कैसे रेस्पॉन्स देंगे, देखो एबायोटिक फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। क्या करता है, ये वेरिएबल होता है, प्लेस टू प्लेस भी और टाइम के साथ भी वेरिएबल होता है। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म इस वेरिएबल कंडीशन को कैसे झेलता है और अलग अलग कंडीशन में कैसे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो थर्मो रेगुलेशन देखेंगे। और अपने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रेगुलेट करता है, तो इसे ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। तो मतलब हम अब देखने जा रहे हैं कि एबायोटिक कंडीशन जब टाइम के साथ या प्लेस के साथ वेरी करता है तो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से, और ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है। तो इसके कई सारे तरीके हैं, हमें 4 तरीका पढ़ना है। कुछ लोग रेगुलेट करते हैं जिन्हें रेगुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं कॉन्फॉर्म करते हैं जिन्हें कॉन्फॉर्मिंग करते हैं जिन्हें कॉन्फॉर्मर बोला जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉन्फॉर्मर होते हैं। कुछ लोग अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एबायोटिक कंडीशन अगर चेंज हो रहा है, एबायोटिक कंडीशन जो होगा अगर चेंज हो रहा है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स देंगे, अपने आप को बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या क्या करेगा। तो देखो 4th है सस्पेंड हो जाना। ये 4 तरीके हैं रिस्पॉन्स देने का, ये 4 तरीके हैं एबायोटिक कंडीशन को क्या करने का, रिस्पॉन्स देने का। अब देखना उसके बाद अगर हम रेगुलेटर की बात करें, किसकी बात करें, रेगुलेटर की बात करें, तो रेगुलेटर जो होता है ये कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ये क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्या मेंटेन कर सकते हैं अपनी होम्योस्टैसिस। किसको मेंटेन कर सकते हैं, होम्योस्टैसिस का माना क्या होता है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल मतलब जो अंदर का इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या बना सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, हो सकता है फिजियोलॉजिकल से करें, फिजियोलॉजिकली करें, कभी कभी ये फिजियोलॉजिकली ना करके बिहेवियर से इनके हो जाता है। कैसे बिहेवियर से हो जाता है आगे सब पता चलेगा। जैसे बाहर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो और उसके बाद देखेंगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है। तो देखो अगर बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री है, फिर भी हम ह्यूमन की बात करें तो 37 डिग्री अंदर रहेगा। 40 डिग्री हो गया या कह दो क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया तब भी अंदर 37 रहेगा। 60 डिग्री हो गया तब भी अंदर क्या रहेगा, 37। ये कंडीशन किस में आएगी, समर में आएगी। ये कंडीशन कौन सी है, समर की है। उसके बाद अगर हम बात करें, मान लो टेम्परेचर कितना हो गया 10 डिग्री, तब भी अंदर क्या रहेगा 37 डिग्री। मान लो टेम्परेचर हो गया बाहर -20 डिग्री, तो अंदर क्या रहेगा 37 डिग्री। ऐसे ऐसे ये किसकी कंडीशन है, ये है विंटर की कंडीशन, विंटर। तो कैसे ऑर्गेनिज्म बदलते हुए इन्वायरमेंट, बदलते हुए टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करता है। तो समर में जो होता है स्वेटिंग, पसीना निकालता है,
पसीना निकालता है बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। स्वेटिंग जो होता है ये क्या होता है, स्वेटिंग निकालता है ताकि बॉडी क्या हो जाए, बॉडी कूल रहे, इवेपोरेटिव कूलिंग है। और विंटर में क्या करता है, सीवेरिंग, वो अपने आप को क्या करता है, कांपता है, ताकि कांपने से क्या होगा, हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर घट रहा होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ठंडी में क्या कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है। ठंडी में क्या कर रहा है, पसीना निकाल रहा है। गर्मी में क्या कर रहा है, कांप रहा है। कांप के क्या कर रहा है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसकी एनोलॉजी अगर लेंगे, एनोलॉजी का माना होता है किसी भी चीज को ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन का एग्जांपल देके समझा जाए। जैसे कोई ह्यूमन है, वो काम कर रहा है, बेस्ट काम कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसका टेम्परेचर लो हो गया, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, या हाई होके कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस। तो वो अब ह्यूमन क्या करेगा, इस 25 को अपने माहौल को चारों तरफ, मतलब ये उस पर बेस्ट काम करता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका बाहर का एनवायरनमेंट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कहने का मतलब इस पे बेस्ट काम करता है। अब टेम्परेचर क्या हो गया, लो, तो वो क्या लगा लेगा, रूम में हीटर लगा लेगा इसको मेंटेन करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, या ये क्या करेगा, हाई वाला क्या कर लेगा, एसी लगा लेगा, तो टेम्परेचर क्या हो गया, मेंटेन हो गया। वैसे हमारी बॉडी में है, हम ठंडी में क्या कर जा रहे हैं, कांप रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, और गर्मी में क्या कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसका एग्जाम्पल जो होता है, ऑल बर्ड, जितने भी बर्ड होते हैं, ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स, जितने भी मैमल्स एंड बर्ड्स होते हैं, एंड कुछ अदर वर्टिब्रेट भी होते हैं, एंड सम अदर वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जिसमें एक कंडीशन पाई जाती है, एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट, इसमें क्या पाई जाती है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो सुनो, अब बात करते हैं, इस पे बात हो गई हमारी। दूसरी बात करते हैं, रेस्पॉन्स देने का तरीका है कॉन्फॉर्मर। कितने तरीके से रेस्पॉन्स दे सकते हैं, रेगुलेटर, कॉन्फॉर्मर, माइग्रेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ये एबायोटिक कंडीशन को क्या कर रहे हैं, ये सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। देखो, रेगुलेटर जो होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, अपने बॉडी को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, होमियोस्टैसिस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब वो फिजियोलॉजिकली भी कर सकते हैं, कभी कभी बिहेवियर द्वारा भी हो जाता है। बिहेवियर कैसे होता है, जैसे समर में क्या होता है, हम अपना स्वेटिंग, पसीना बहा के बॉडी को कूल कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। और ठंडी में क्या होता है, हम सीवरिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, बॉडी सीवरिंग करके बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी में हीट जनरेट होता है। और अगर एनोलॉजी से समझना चाहे तो इंसान अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट काम कर रहा है, तो बाहर का टेम्परेचर अगर कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, एसी लगा लेगा 25 बनाने के लिए। और अगर बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मान लो ठंडी होगी, तो क्या लगा लेगा, हीटर लगा लेगा। तो अब बात करते हैं कॉन्फॉर्मर। किस पे बात करते हैं, हमने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। सभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल की मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट, लगभग सभी प्लांट, ऑल प्लांट, ये अपने टेम्परेचर को, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, डोंट मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये चेंज हो जाते हैं सराउंडिंग के साथ, चेंज विद सराउंडिंग के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलो, अगर हम बात करते हैं इनमें क्या, जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर इनके है 37 डिग्री मान ले रहे हैं, बॉडी का, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर। देखो, अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, इन्वायरमेंट का 37 है, ठीक है। मान लो इन्वायरमेंट का 40 हो गया, तो इनमें भी अब बढ़ना स्टार्ट हो गया 38। ऐसे एक समझाने तरीका ले रहे हैं। मान लो बाहर 50 हो गया, इनमें भी हो गया भैया, इतना हो गया 48 हो गया। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से इनका भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इन एक्वाटिक एनिमल जो होता है, एक्वाटिक जो एनिमल होते हैं, एक्वाटिक
एक्वाटिक एनिमल जो होता है ये क्या होता है, इनके बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड पाया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है। अगर चेंज कर दिया जाए क्या, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म ये वाटर में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, वाटर में, अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जाए तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसके बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। चेंज द, अच्छा कैसे चेंज होगा, बॉडी का चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कैसे चेंज होगा, अगर चेंज हो जाए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज हो जाए, वाटर का, तो ये भी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रहे, बदलते हुए कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इनके अंदर का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या हुए, ये भी क्या हुए, कॉन्फॉर्मर हुए, क्या हुए, कॉन्फॉर्मर हुए। अब क्वेश्चन हमें ये पूछा गया हमसे कि बताओ, अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि कौन बेस्ट है, तो हमने कहा भैया कौन बेस्ट है, हमने कहा जाहिर सी बात है थर्मोरेगुलेटर बेस्ट है। तो हमने कहा एवोल्यूशन के दौरान क्यों नहीं जितने भी कॉन्फॉर्मर थे वो रेगुलेटर बन गए, जब रेगुलेटर बेस्ट है। तो हमने एक एनालॉजी लेके इन्हें समझाया, हमने कहा भैया एनालॉजी लो, एनालॉजी में कह रहा है कि कुछ लोग एसी ले लेते हैं जब टेम्परेचर डाउन होता है, और एसी ले लेते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है, और हीटर ले लेते हैं जब टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन अब सभी ह्यूमन के बस की बात थोड़ी ना है कि एसी और एसी और हीटर ले लें। तो ऐसे ये इसमें भी यही होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, थर्मोरेगुलेशन जो होता है ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मोस्ट एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एनर्जी एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। तो इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म की औकात नहीं होती, सभी ऑर्गेनिज्म ये एफर्ड नहीं कर पाते, सभी ऑर्गेनिज्म की औकात नहीं होती कि वो क्या कर लें कि इतना एनर्जी खर्चा करके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें। तो इसीलिए जब एवोल्यूशन होता है तो कॉस्ट एंड बेनिफिट दिमाग में रखा जाता है, कॉस्ट और सभी हमने सभी के सभी एसी लगवा दिया और हीटर, पता लगा बिजली का बिल दे ही नहीं पाए। तो ऐसे कॉस्ट मतलब क्या, बेनिफिट मतलब लाभ, कॉस्ट मतलब क्या देने के लिए, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, क्या पाने के लिए क्या खो रहे हो, ये भी जरूरी है कि नहीं। अब देखो उसके बाद तो ये जो होता है, अब बात करें हीट लॉस या हीट गेन जो होता है, हीट का लॉस होना या हीट का गेन हो, ये सरफेस एरिया का खेल होता है। गर्मी में सरफेस एरिया में ऐसे बैठते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे हीट लॉस ज्यादा होगा। तो हीट गेन एंड जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑन वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम। हम जाते हैं सरफेस एरिया रेशियो, अगर वॉल्यूम तुमने देखा होगा जितना ज्यादा छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे इसका रेडियस क्या है, जैसे मान लो इस सर्कल है, तो ये कॉन्सेप्ट स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम के रेशियो में सरफेस एरिया क्या होगा, लार्जर होगा, क्या होगा, लार्जर। तो ये अगर बात करें छोटे ऑर्गेनिज्म में हीट लॉस ज्यादा होगा कि बड़े ऑर्गेनिज्म में, छोटे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसके वॉल्यूम की तुलना वॉल्यूम सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जो होता है हम बात करते हैं जैसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ स्मॉलर एनिमल है, स्मॉलर। अब तुमसे पूछा जाए हाथी का हीट लॉस ज्यादा होगा कि चूहे का हीट लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम ज्यादा है। तो स्मॉलर कुछ एनिमल होते हैं, जैसे क्या हो गया, हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, श्रीव हो गया, उसके बाद हमिंग बर्ड हो गया, ये क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनका लार्ज सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज होगा। अब अगर इन्हें कोल्ड क्लाइमेट में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, कोल्ड क्लाइमेट में रखा जाए, तो ये हीट लॉस बहुत तेजी से करेंगे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। तो हीट लॉस क्या करेंगे, हीट लॉस फास्टर करेंगे। और हीट को जनरेट करने के लिए
हीट को जनरेट करने के लिए बच्चा हीट लॉस करेंगे तो हीट जनरेट करने लगेगा, मच एनर्जी, बहुत ज्यादा क्या लगेगा, एनर्जी, तो वहां वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यही रीजन होता है कि कोल्ड क्लाइमेट में, यही रीजन होता है, अब यहाँ लिख दे रहे हैं वहां से, यही रीजन होता है कि कोल्ड क्लाइमेट जो होता है वहां पर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, वहां पर क्या रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में लार्जर एनिमल रहते हैं। क्या रहते हैं, लार्जर एनिमल रहते हैं। और इसे बोला था बर्गमैन, इसीलिए इसे बोला जाता है बर्गमैन्स रूल। क्या बोला जाता है, बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल में क्या कहता है कि कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल क्या होंगे, बड़े होंगे। उसके बाद अच्छा उनका कान जो होगा, जो कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं, उनका एक्सट्रेमिटीज मतलब कान हो गया, पूंछ हो गया, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। एक्सट्रेमिटीज जो है, एक्सट्रेमिटीज में क्या हो गया, ईयर हो गया, उसके बाद ईयर के साथ क्या हो गया, लिम्ब मतलब हाथ पैर, उसके बाद क्या हो गया, टेल हो गया। ये सब स्मॉलर होंगे, क्या होंगे, स्मॉलर, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देंगे नहीं तो, और इस हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोल्ड क्लाइमेट पोलर में, इसीलिए देखो पोलर में बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और उनके कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, टेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ईयर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसे बोलते हैं एलेंस रूल। क्या बोलते हैं, एलेंस रूल। तो एलेंस रूल क्या कहता है, एलेंस रूल कहता है ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, एलेंस रूल कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म पोलर एरिया पे रह रहे हैं उनके एक्सट्रीमिटीज, कान जो होगा, उसके बाद लिम्ब जो होगा, और क्या होगा, लिम्ब हो गया, कान हो गया, लिम्ब हो गया, टेल हो गया, वो छोटे छोटे होंगे। और कोल्ड क्लाइमेट पे रहने वाले एनिमल बड़े बड़े होंगे। ये क्या है, बर्गमैन्स रूल है। क्या ये कौन बोला था, बर्गमैन्स ने, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बर्गमैन्स रूल कहा जाता है। चलो अब बात करते हैं, रेस्पॉन्स में हमारी दो बात हो गई है, क्या, रेगुलेटर और कॉन्फॉर्मर। अब बात करते हैं यदि क्या है, इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो तनावफुल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब एक फिक्स इलाके में है, वो क्या है, लोकलाइज्ड है, या फिर कह दो लोकलाइज्ड बोल दो, या बोल दो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम समय के लिए है, कम समय के लिए मतलब कुछ ही समय के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो ऑर्गेनिज्म के पास दो चॉइस होता है। अब ऑर्गेनिज्म के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो माइग्रेट कर जाए, या तो वो अपने आप को सस्पेंड कर ले, क्या कर ले, उसी इलाके में अपने आप को सस्पेंड कर ले। माइग्रेट क्या होता है, सुनो, माइग्रेट क्या होता है, माइग्रेट का माना है किसी एक प्लेस से, ये ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन में, किस कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन से, मतलब यहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई थी, तो वो कहां चला गया, ऐसे इलाके में गया जहां हॉस्पिटेबल का माना होता है जो जहां पर फेवरेबल कंडीशन हो, हॉस्पिटेबल एरिया में चला गया। और जैसे ही कंडीशन यहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हुआ, तुरंत लौट के अपने एरिया में आ गया। इसका एनोलॉजी से मतलब समझ सकते हैं, एनोलॉजी मतलब ह्यूमन के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। जैसे मान लो दिल्ली में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ, तो दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो लोग कहाँ चले गए, शिमला चले गए घूमने के लिए, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है, सही है, ठीक है, मतलब माहौल इन्वायरमेंट ठीक है। अब जब दिल्ली में सही टेम्परेचर हुआ तो वापस लौट कर आ गए। तो ये है एनालॉजी। अब बात करते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे प्रत्येक विंटर में क्या होता है, एक पार्क होता है केवलादेव, कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहां होता है, ये है भरतपुर में, भरतपुर। ये भरतपुर कहां है, राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। इसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटिंग मतलब माइग्रेट करके, माइग्रेटिंग बर्ड, ये कमिंग फ्रॉम, कहां से आते हैं, इस पार्क में आते हैं, कमिंग फ्रॉम साइबेरिया और अदर जो एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन है, वहां से क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ बर्ड वहां से उड़ के कहां आते हैं, यहाँ एवरी विंटर, प्रत्येक विंटर में केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, और भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या हुआ, हार्श हुआ, मतलब कहने का मतलब वहां स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, तो ये वहां से क्या आ गए, अपने मतलब हॉस्पिटेबल एरिया में आ गए। यदि इफ ऑर्गेनिज्म अनेबल टू मतलब है ही नहीं, वो माइग्रेट कर ही नहीं सकता,
माइग्रेट नहीं कर सकता, तो उसके पास अब एक ऑप्शन बचा, और बाहर स्ट्रेसफुल कंडीशन वो अपने आप को सस्पेंड कर ले। क्या कर ले? सस्पेंड कर ले। अब इस सस्पेंड को समझते हैं क्या बोला है। इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड, एक फिक्स इलाके में है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है या तो माइग्रेट कर जाएगा या तो सस्पेंड कर जाएगा। जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या हुआ, किसी जगह स्ट्रेसफुल कंडीशन आए, वो वहां से माइग्रेट करके कहाँ चला गया? हॉस्पिटेबल एरिया। जब वहां उस कंडीशन में फिर से क्या हुआ, स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हुआ, तो वह वहां फिर से आगे। एनालॉजी से कैसे समझेंगे? जैसे इंसान क्या होता है, दिल्ली से शिमला जाता है जब गर्मी बिताने के लिए, गर्मी दिल्ली में ज्यादा, तो वो कहाँ चला जाएगा? शिमला, और वहां गर्मी ठीक होते ही शिमला से वापस चला आएगा। प्रत्येक विंटर में, ऐसे एक एग्जाम्पल है, प्रत्येक विंटर में केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर में होता है, वहां पर क्या, राजस्थान में, 1000 ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड जो होते हैं कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म जो होता है माइग्रेट नहीं कर सकता तो क्या करेगा? सस्पेंड अपने आप को करेगा। अब ये सस्पेंड क्या है? मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो ये क्या है? सस्पेंड करेगा अपने आप को। सस्पेंड में क्या है? जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और लोअर प्लांट हो गए, फंजाई हो गए, लोअर प्लांट हो गए, लोअर प्लांट, फंजाई, ये सब क्या करते हैं? अपने आप को अपने आप को क्या करते हैं? ये थिक स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में ये खुद तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्या बना देते हैं? थिक स्पोर। और ये थिक स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को क्या कर सकता है? झेल सकता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोर क्या कर जाएगा? जर्मिनेट कर जाएगा। फेवरेबल कंडीशन आने पर फटेगा और जर्मिनेट कर जाएगा। हायर प्लांट, लोअर प्लांट में तो ये हो गया बैक्टीरिया में, बट हायर प्लांट में क्या होता है? हायर प्लांट में वैसा ही होता है, जैसे हायर प्लांट में जैसे यहाँ थिक स्पोर बन रहा है, यहाँ सीड जो होता है, और अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव मतलब स्टेम रिप्रोडक्शन करने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? मदद करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन से झेलने के लिए। कैसे? ये अपने रिड्यूस करते हैं क्या? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अपने रिड्यूस कर लेते हैं। सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं और चले जाते हैं कहाँ? डोरमेंसी में। कहाँ चले जाते हैं? डोरमेंसी में। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा या सुइटेबल कंडीशन आएगा, वो क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। डोरमेंसी में चले गए तो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल लिए। सुइटेबल कंडीशन जैसे टेम्परेचर अच्छा खासा हो गया, वहां पर मॉइस्चर अच्छा खासा हो गया, तो वो क्या कर जाएंगे? फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देंगे। अब एनिमल में क्या होता है? चलो, एनिमल में क्या होता है? एनिमल जो होता है अपने आप को बचाने के लिए वो किसमें देखो, वो हाइबरनेशन में जा सकता है। हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। और उसके बाद एस्टिवेशन विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए कहाँ चला जाएगा? एस्टिवेशन में। उसके बाद मेनी जू प्लैंकटन, कुछ जू प्लैंकटन होते हैं, मेनी जू प्लैंकटन जो तालाब में पाए जाते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन आने पर, जो प्लैंकटन अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ये अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को रोक देते हैं। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं? पॉज कर देते हैं। इसे बोलते हैं वो डायापॉज में चले गए। कहाँ चले गए? डायापॉज। तो डायापॉज में कौन जाएगा? जू प्लैंकटन। और उसके बाद हाइबरनेशन जो होता है, एस्टिवेशन जो होता है, पोलर सी जो होता है, पोलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, पोलर एनिमल जो कहाँ, ये विंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए कहाँ चला जाता है? हाइबरनेशन में चला जाता है। इसे बोलते हैं विंटर स्लीप, सो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन करके। उसके बाद एस्टिवेशन जो होता है, ये किससे बचने के लिए? समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए। समर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हीट हो गया, कहीं सूख न जाए निकले, डेसिकेशन से बचने के लिए, डेसिकेशन में सूख न जाए कहीं, इससे बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? इससे बचने के लिए वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारी। ये क्या हो गया? अगर ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर सकता है तो वो क्या करेगा? वो सस्पेंड कर लेगा अपने आप को। अब बात करते हैं कोई किसी भी इन्वायरमेंट में बदलते हुए इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट कैसे करता है, तो उस पर बात करते हैं। तो देखो भैया, ये सस्पेंड जो है, पहले बात कर लेते हैं। सस्पेंड जो है बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट में जो होता है थिक स्पोर बनता है। हायर प्लांट में सीड और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को डाउन करके कहाँ चले जाते हैं? डोरमेंसी में। कहाँ चले गए? डोरमेंसी में चले गए।
और फेवरेबल, जब फेवरेबल टेम्परेचर होगा, अच्छा खासा मॉइस्चर होगा, फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे। अब ये एनिमल जो होता है हाइबरनेशन जो होता है चला जाता है, विंटर स्लीप बोलते हैं। एस्टिवेशन, ठंड गर्मियों से बचने, गर्मियों की प्रॉब्लम से बचने के लिए वो कहाँ चला जाता है, एस्टिवेशन में। बहुत सारे जू प्लैंकटन होते हैं जो क्या होते हैं, जो बहुत सारे जू प्लैंकटन होते हैं जो क्या होते हैं, अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को रोक देते हैं, डेवलपमेंट के स्टेज को रोक देते हैं, और उसके बाद वो डायापॉज, पॉज मतलब रुक गया, चले जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा एडॉप्टेशन। किस पे बात करते हैं, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन एक ऐसी क्वालिटी है ऑर्गेनिज्म की, एडॉप्टेशन जो होता है एक ऐसी क्वालिटी या क्वालिटी है ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, एनेबल करता है। क्वालिटी है ऑर्गेनिज्म की जो उसको एनेबल करता है ताकि वो किसी भी हैबिटाट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके, किसी भी हैबिटाट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके एंड रिप्रोडक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इनेबल देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटाट। अब ये क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट इसको बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है वो अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज करे वहां रहने के लिए, हो सकता है वो क्या हो, फिजियोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन हो, फिजियोलॉजिकल हो सकता हुआ बिहेवियरल हो, क्या हो, बिहेवियरल मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंज ला सकता है, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर। कैसे, जैसे फिजियोलॉजिकल हम पढ़ चुके हैं, अपने आप को क्या कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया, तो ये फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन हुआ। बिहेवियर मतलब वो पक्षी वहां से उड़कर कहाँ आ गई थी, भरतपुर, साइबेरिया से उड़कर, रसिया से उड़कर कहाँ आ गई, भरतपुर इंडिया में आ गई, तो वो माइग्रेट की, तो उसका बिहेवियर हुआ। तो एडॉप्टेशन का मतलब ही होता है क्वालिटी, क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बात करेंगे एक एक एडॉप्टेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एडॉप्टेशन फॉर वाटर। किस पे बात करेंगे, एडॉप्टेशन फॉर वाटर। वाटर के लिए क्या बच्चा, एडॉप्टेशन। अब देखो वाटर के लिए एडॉप्टेशन कब, जब इफ एक्सटर्नल जरिया, वाटर का जो एक्सटर्नल सोर्स है या तो वेरी लो है, बहुत कम है, या तो अब्सेंट ही है, क्या है, अब्सेंट। तो उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करता है, सबसे पहले बात देखेंगे एनिमल की। किसकी बात देखेंगे, एनिमल में क्या है, एक है कैरेट, क्या है, कंगारू रैट। ये कहाँ रह रहा है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रह रहा है। कहाँ रह रहा है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। नॉर्थ अमेरिकन ऐसा कहा जाता है, ये कभी पानी ही नहीं पीता, डेजर्ट तो पानी नहीं पीता, तो अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करता है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होती है, तो रिक्वायरमेंट ये पूरा करता है किसके द्वारा, देखो ये इंटरनल ऑक्सीडेशन करता है फैट का अंदर तोड़ता है, इंटरनल ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का या फैट का ऑक्सीडेशन करता है, किसका, फैट का। और फैट का ऑक्सीजन करेगा तो वाटर निकलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। और इसी वाटर से अपनी क्या करता है, रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और ये वाटर पी नहीं रहे तो वाटर निकालेंगे क्यों ज्यादा, तो यूरिन इनका कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यूरिन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसके बाद जो होता है यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फीकल मैटर सॉलिड होता है, सॉलिडिफाई मतलब बहुत ज्यादा गीला फीकल मैटर नहीं निकालते हैं, सॉलिड। तो ये दोनों तरीका है क्या, वाटर बचाने के लिए, वाटर को क्या करने के लिए, वाटर ये मिनिमाइज करने के लिए, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये तरीका किसमें हो गया, इस एनिमल में हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, प्लांट की बात करें, तो प्लांट में जो होता है, प्लांट की बात करते हैं अगर, तो प्लांट में जो होता है उसे जीरोफिटिक प्लांट हो गया, जीरोफिटिक प्लांट। अब ये जीरोफिटिक प्लांट मतलब डेजर्ट प्लांट, ये क्या करते हैं, अब वाटर को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, एडॉप्टेशन कैसा होता है, क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है तो वाटर की कमी में रह रहा है, रेगिस्तान में रह रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, इनका जो होता है, इनमें क्या जो होता है, थिक क्यूटिकल लेयर होता है लीफ सरफेस पर थिक क्यूटिकल लेयर पाया जाता है। इनका धसा हुआ स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा होता है, डीप स्टोमेटा होता है। ये दोनों मदद करते हैं, थिक क्यूटिकल हो जाएगा मतलब वाटर लॉस कम होगा, और धसा हुआ स्टोमेटा रहेगा मतलब ये दोनों क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं
ये मिनिमाइज करते हैं क्या, वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। और इसमें जो होता है जीरोफिटिक प्लांट में एक स्पेशल कुछ फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है, स्पेशल सिंथेटिक पाथवे होता है जिसे बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा पाथवे जिसके द्वारा डे में क्या होता है, स्टोमेटा ही क्लोज होता है। जब धूप होती है स्टोमेटा क्लोज होता है। तो बताओ धूप में स्टोमेटा क्लोज है मतलब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रहा है। तो ये वाटर को क्या करने का, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का एक तरीका है। और एक प्लांट होता है अपुंसिया, ये क्या करता है, ये अपने स्टेम को, इसमें क्या होता है, ये भी रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में पाए जाने वाले कह सकते हैं, ये वाटर की कमी में पाए जाते हैं। तो ये अपने स्टेम को मॉडिफाई करके फ्लैटेंड कर लेता है और अब स्टेम ही क्या करने लगा, फोटोसिंथेसिस करने लगा। क्या करने लगा, फोटोसिंथेसिस करने लगा। क्यों, क्योंकि लीफ इसका जो होता है वो लीफ, क्योंकि काम किसका है, लीफ का फोटोसिंथेसिस, लेकिन स्टेम करने लगा क्योंकि इसका लीफ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पाइन में। क्यों, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर लॉस भी क्या होगा, कम होगा। अब एडॉप्टेशन जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। तो लॉन्ग टर्म में जो होता है बहुत एवोल्यूशनरी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब ये जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं। जेनेटिकली मतलब ये एडॉप्टेशन जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, तो ये अपनी बात हो गई किस पे, वाटर के एडॉप्टेशन पे बात हो गई। किस पे एडॉप्टेशन, वाटर पे। एडॉप्टेशन जो होता है क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन किसी भी इन्वायरमेंट में, उसके हैबिटेट में। ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ कैसा इंटरनल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये कैसा एडॉप्टेशन है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है। तो वाटर के लिए एडॉप्टेशन एनिमल में जैसे क्या होता है, कंगारू रैट में क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में जो पाया जाता है, ये अपने वाटर के रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, इंटरनल ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका, फैट का। यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं, फीकल मैटर को क्या करते हैं, सॉलिड करते हैं। अच्छा उसके बाद जो होता है प्लांट में क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट, डिजर्ट प्लांट में थिक क्यूटिकल पाया जाता है और संकेन स्टोमेटा पाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके वाटर लॉस। और इसमें स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे चलता है जिसे कैम पाथवे बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, दिन में ही स्टोमेटा बंद रहता है। अपुंसिया जो होता है उसका स्टम जो होता है फ्लैटेंड होता है और फ्लैटेंड होकर फोटोसिंथेसिस करने लगता है और लीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइन में। कुछ एडॉप्टेशन जो होते हैं छोटे होते कम समय के लिए होते हैं, मेनी एडॉप्टेशन लंबे समय के लिए होते हैं। और क्या होते हैं, लंबे समय के लिए होता है और जेनेटिकली फिक्स हो जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो एडॉप्टेशन दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, जनरेशन टू जनरेशन वो एडॉप्टेशन दिखते हैं। अब बात करेंगे एडॉप्टेशन फ्रॉम कोल्ड। एडॉप्टेशन फ्रॉम कोल्ड तो ये हम पढ़ चुके हैं, एडॉप्टेशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लिख देंगे एलेंस रूल और बर्गमैन्स रूल। ये एडॉप्टेशन की ही बात किए थे, बर्गमैन्स रूल ने कहा था, इसमें क्या कहा गया था कि कोल्डर क्लाइमेट पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। और एलेंस रूल ने कहा था जो बड़े बड़े एनिमल वहां पाए जाएंगे उसका ईयर जो होगा, टेल जो होगा और लिम्ब जो होगा वो क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। ये जो होता है पोलर सी में जो होता है एक्वाटिक एनिमल जैसे सील जो होते हैं, क्या होते हैं, सील। इनमें जो होता है थिक फैटी लेयर पाया जाता है, थिक फैटी लेयर का पाया जाता है बिलो द स्किन के नीचे, बिलो द स्किन के नीचे थिक फैटी लेयर होता है, उसे बोलते हैं ब्लबर। क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। और ये ब्लबर जो होता है इंसुलेटर की तरह काम करता है, किसकी तरह, इंसुलेटर। ये रिड्यूस करता है हीट लॉस, किसको रिड्यूस करता है, रिड्यूस द हीट लॉस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये हो गई एडॉप्टेशन फॉर कोल्ड। और फ्रीजिंग से कैसे बचता है कोई एनिमल, जैसे ये मान लो सील रह रहा है, इसमें फ्रीजिंग नहीं हो रही है, ये फ्रीजिंग मतलब जम नहीं रहा है इसका बॉडी फ्लूइड, फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड नहीं हो रहा है, बॉडी फ्लूइड। तो ये कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो होता है कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट पाए जाते हैं, जैसे क्या हो गया, न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिएटिंग
प्रोटीन हो गया। उसके बाद इसमें पाया जाता है क्या, ग्लिसरॉल हो गया। ये बॉडी फ्लूइड को क्या करते हैं, जमने से रोकते हैं, तो इसे एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड जो अंटार्कटिका में एनिमल पाए जा रहे हैं एक्वाटिक, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सोल्यूट जो होता है पाया जाता है, एंटी फ्रीजिंग की तरह काम करते हैं, उसको जमने नहीं देते हैं। तो चलो इस पे बात हो गई। अब बात करते हैं एडॉप्टेशन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडॉप्टेशन, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाई ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो हाई एल्टीट्यूड पे अगर कितना, ग्रेटर देन 335 कितना 3500 मीटर अगर हम ऊपर गए, जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया रोहतंग पास चले गए, कहाँ चले गए, रोहतंग पास। और ये कहाँ है, मनाली के पास है। कहाँ है, मनाली के पास क्या है, रोहतंग पास, वहां चले गए। तो वहां हम जब जाएंगे तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस आएगा, हम बीमार होने लगेंगे, एल्टीट्यूड सिकनेस आएगा। एल्टीट्यूड क्या आएगा, सिकनेस। अब वहां इसमें सिम्टम क्या आएगा, सिम्टम यही होगा, तुम्हारा जी मचला आएगा, क्या, नोजिया। उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, नोजिया, फटीग, थकान फील होगी, फटीग। उसके बाद क्या होगा, हार्ट पैप्लिटेशन। पैप्लिटेशन का माना होता है धड़कना, हार्ट इरेगुलर बढ़ जाएगा, पैप्लिटेशन। और ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल लो होता जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। लेकिन हम जानते हैं कुछ ही समय बाद ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर होता है क्या, एडॉप्टेशन। क्या होता है, एडॉप्टेशन में क्या होता है, लो लेवल ऑक्सीजन है तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन ले जाने वाला आरबीसी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है, एफिनिटी किसके बीच में डिक्रीज हो जाती है, बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन ले जाओ, जल्दी जल्दी छोड़े। अगर एफिनिटी ज़्यादा हो गया तो ये O2 को छोड़ेगा नहीं सेल के पास, तो इसीलिए एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद जल्दी जल्दी पकड़ो, ले जाओ, छोड़ो। उसके बाद ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो और कुछ समय बाद जब ये हो जाता है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, ये एल्टीट्यूड सिकनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये अपना बात हो गया, ऑक्सीजन से रिलेटेड बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। एडॉप्टेशन फ्रॉम कोल्ड एलेंस रूल हमने पढ़ा था और बर्गवाइंस रूल पढ़ा था। पोलर सी में जो सील पाए जाते हैं, सील एनिमल होते हैं, वो क्या होता है, थिक फैटी लेयर उनके स्किन के नीचे पाया जाता है, जिन्हें ब्लबर बोलते हैं। और ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं हीट लॉस। और ये क्या करते हैं, फ्रीजिंग से, जो अंटार्कटिका पे एनिमल पाए जाते हैं, पोलर सी में पाए जाते हैं, फ्रीजिंग से कैसे बचते हैं, उनमें एक्स्ट्रा सोल्यूट न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन होता है और ग्लिसरॉल होता है जो एंटी फ्रीजिंग होते हैं। एडॉप्टेशन फॉर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे, लगभग 3500 मीटर ऊपर रोहतंग पास नियर मनाली के पास जाएंगे, तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस आएगा। इसमें सिम्टम क्या होगा, नोजिया, फटीग, हार्ट पैप्लिटेशन। किसकी वजह से हो रहा है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है और लो लेवल ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। कुछ देर में हमारे पास क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद हम एडॉप्ट हो जाते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एफिनिटी बिटवीन किसके बीच, एफिनिटी बिटवीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बीच में एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम क्या कर जाते हैं, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, हम वहाँ पर क्या कर जाते हैं, एडॉप्ट कर जाते हैं। अब बात करते हैं एडॉप्टेशन फॉर टेम्परेचर। किस पे बात करते हैं, एडॉप्टेशन फॉर टेम्परेचर। हम जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, नैरो। जैसे हमारी बॉडी 37 पे काम करती है, 40 कर दोगे मर जाएंगे, 45 कर दोगे मर जाएंगे। नैरो रेंज टेम्परेचर पे क्या करता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क। तो क्या होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस को झेल सकते हैं। पूछेगा कैसे, तो इनमें सेल वॉल की बनावट ही ऐसी होती है और कुछ प्रोटीन होते हैं जो इनको 100 डिग्री सेल्सियस झेलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस झेलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब बात करते हैं एडॉप्टेशन फॉर
प्रेशर। हम जानते हैं प्रेशर से एडॉप्टेशन, प्रेशर। हम जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं जो मैरीन में पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट, लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट मैरीन में जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। कुछ तो डेप्थ ऑफ सी में पाए जाते हैं, एकदम समुद्र की कहाँ पाए जाते हैं, गहराई में। और कितनी गहराई, इतनी गहराई जहां पर 100 एटीएम का प्रेशर लगे। ऊपर से कितने एटीएम, 100 एटीएम का प्रेशर, मतलब नॉर्मल प्रेशर से 100 गुना प्रेशर लग रहा है। हाउ टू सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। उनमें लंग्स दूसरी तरीके से बना होता है, एयर ब्लैडर का कुछ होता है। कुल मिला जुला के लिख लो, बायोकेमिकल रिएक्शन कुछ इसमें ऐसे चलते हैं जिससे वो क्या करते हैं, प्रेशर से क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। किससे करते हैं, प्रेशर में क्या होता है, एडॉप्टेशन होता है। अब बात करते हैं इनमें, लास्ट है बिहेवियरल एडॉप्टेशन, बिहेवियर की वजह से एडॉप्टेशन, बिहेवियरल एडॉप्टेशन। देखो बिहेवियरल एडॉप्टेशन में क्या है, बिहेवियरल एडॉप्टेशन में क्या है, जैसे डेजर्ट में पाए जाने वाला लिजर्ड है, डेजर्ट लिजर्ड जो होता है इसके पास फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल की टेम्परेचर घटते हुए टेम्परेचर और बढ़ते हुए टेम्परेचर को मतलब रेगुलेट कर सके, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन इसमें नहीं होता है। तो ये कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, देखो जब टेम्परेचर बिलो द कंफर्ट जोन, एकदम कंफर्ट जोन के नीचे चला गया, तो ये सन बास्किंग करते हैं, सन में निकल आते हैं और क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद जब टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करते हैं, शेडेड प्लेस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, शेडेड प्लेस में, छांवदार इलाके में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी अपने टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से, इनकी बॉडी खुद नहीं कर रही है। सम स्पीसीज ऐसे होते हैं जो गड्ढे में चले जाते हैं, बरो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बरो में चले जाता है। बरो में मतलब इनसाइड सॉइल चले गए, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इनसाइड द सॉइल के अंदर चले गए, तो टेम्परेचर उनका क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म नाम क्या था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो बच्चा हमारी ऑर्गेनिज्म तक बात हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म तक बात हमने कर लिया। अब बात करेंगे पॉपुलेशन लेवल पर। अच्छा, ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी, उसे क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या बोला गया था, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, और जो पॉपुलेशन लेवल पर है उसे बोला जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी बोला जाता है। चलो देखते हैं पॉपुलेशन। हमने क्या बताया था, हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ सेम स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी एरिया में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल, सेम स्पीसीज के। अच्छा, सेम स्पीसीज कैसे पहचानेंगे कि कोई सेम स्पीसीज है, उनमें क्या होना चाहिए, आपस में इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। एट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, एट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। उसके बाद एट पर्टिकुलर टाइम, पॉपुलेशन की डिफिनीशन क्या है, एट पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद जो शेयर करे पॉपुलेशन में, जो शेयर करे सिमिलर रिसोर्स। अच्छा, एक पॉपुलेशन है तो सिमिलर रिसोर्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, और उसके लिए क्या करेगा, कंपीट करेगा। उसी को क्या, कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्स के लिए क्या करे बच्चा, कंपीट करे। सिमिलर रिसोर्स के लिए क्या करे, कंपीट करे। उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन इकोलॉजी ये लिंक करता है, जोड़ता है इकोलॉजी को जोड़ता है किससे, टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जोड़ता है। इकोलॉजी को जोड़ता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, सुनो। पॉपुलेशन लेवल पर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो पॉपुलेशन लेवल पर होगा नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है चेंज होगा तो एवोल्यूशन। तो इकोलॉजी लिंक करता है, इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करता है, इकोलॉजी को किससे, एवोल्यूशन से लिंक करता है। किससे लिंक करता है, एवोल्यूशन से लिंक करता है। अब देखते हैं पॉपुलेशन का गुण, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। क्या, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अच्छा, इंडिविजुअल से
से क्या बना है, पॉपुलेशन बना है। हम कहेंगे कि पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसा गुण है जो इंडिविजुअल के पास नहीं है, तो तुम कहोगे नहीं, तो हम कहेंगे चलो देखो एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी। जैसे पॉपुलेशन के पास कुछ क्वालिटी पॉपुलेशन के पास ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर वो इंडिविजुअल लेवल पर वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, वो क्वालिटी नहीं दिखेगी। जैसे इंडिविजुअल लेवल पर कभी हम बात करें, किस बात करें, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी, बर्थ की बात करेंगे और डेथ की बात करेंगे कि एक इंसान पैदा हुआ मर गया, और सेक्स टाइप की बात करेंगे। सेक्स टाइप मतलब क्या है, मेल है या फीमेल है, ये बात करेंगे। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर बच्चा, पॉपुलेशन लेवल पर क्या करेंगे हम, पॉपुलेशन लेवल पर हम बात करेंगे बर्थ रेट की बात करेंगे, किस रेट से पैदा हो रहे हैं बच्चे, बर्थ रेट की बात करेंगे, और डेथ रेट की बात करेंगे, किसकी, डेथ रेट की बात करेंगे। उसके बाद सेक्स रेशियो यहां पर देखेंगे, ये नहीं बताएंगे एक पॉपुलेशन मेल है या फीमेल, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है, ये बताना पड़ेगा। अच्छा, रेट का माना क्या होता है, रेट का माना होता है चेंज इन इंडिविजुअल, चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन में कितने चेंज हो रहे हैं, कितने पॉपुलेशन में। चेंज मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज, किसमें, नंबर में, किसके रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कितने चेंज हो रहे हैं। और इस रेट को रेफर किया जाता है, बताया जाता है पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। कैपिटा मतलब होता है इंडिविजुअल। जैसे दो रेट होते हैं, एक निकालना हमें बर्थ रेट किस रेट से पैदा हो रहे हैं बच्चे, अगर निकालना हो हमें डेथ रेट, किस रेट से मर रहे हैं। तो देखो बर्थ रेट निकालने का तरीका है, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसको नीचे रखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन, उसके बाद जो नई पॉपुलेशन आई है, न्यू पॉपुलेशन। अच्छा, डेथ रेट कैसे निकालेंगे, डेड पॉपुलेशन जो लोग मर गए हैं प्लस इनिशियल पॉपुलेशन, क्या, इनिशियल पॉपुलेशन, तो ऐसे डेथ निकालेंगे। जैसे एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि एक मान लो लोटस एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस थे लास्ट ईयर मतलब यहां साल की बात कर रहा है, और उसमें 8 न्यू लोटस ऐड कर प्रोडक्शन हुआ, 8 न्यू लोटस ऐड हो गए। तो बताओ पॉपुलेशन रेट, एक साल का पॉपुलेशन रेट निकाल के बताओ। तो इन न्यू पॉपुलेशन का माना क्या होगा, देखो बर्थ रेट अगर तुम्हें निकालना है, बीआर निकालना है, तो क्या बताओगे, न्यू पॉपुलेशन कितने हैं, 8, और ओल्ड कितने हैं, तो इसका पॉपुलेशन रेट क्या होगा, 0.4 लोटस पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक साल में एक इंडिविजुअल पर कितने लोटस बढ़े, 0.4 लोटस बढ़े। अगर यहां 1 लोटस लिखा होता तो एक साल में एक इंडिविजुअल पर 1 लोटस बढ़ा, तो ऐसे। और डेथ रेट मान लो हमारी एनसीईआरटी में दिया, एक साइंटिस्ट था लेबोरेटरी में, क्या रहा था, 40 फ्रूट फ्लाई उसके पास थे, कितने फ्रूट फ्लाई, 40 फ्रूट फ्लाई थे, जिसमें से 8 एक वीक के अंदर मर गए, 8 इन अ वीक डेड हो गए। अब बताओ डेथ रेट क्या है, तो क्या बताओगे, डेड रेट, टोटल डेड पॉपुलेशन कितनी है, 8, इनिशियल कितनी थी, 40, तो टोटल क्या हो जाएगा, नहीं यहां क्या था, 4 होगा शायद, अरे एनसीईआरटी ले लो, कुछ भी ले लो तुम, 4 ले लो यहां, तो क्या हो जाएगा 0.1 फ्रूट फ्लाई पर कैपिटा पर वीक, मतलब एक हफ्ते में एक इंडिविजुअल पर, एक फ्रूट फ्लाई पर 0.1 फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन क्या है, घटी है। तो ऐसे निकालेंगे डेथ रेट और बर्थ रेट निकालेंगे। तो चलो बच्चा, ऑर्गेनिज्म जो होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिया। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन जो होता है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करता है, इकोलॉजी के किससे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो होता है पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल सेम स्पीसीज का इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीडिंग करे एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में, जो खाना क्या करे, खाने
सिमिलर रिसोर्स शेयर करे, उसके लिए कंपीट करे, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसा गुण होता है, कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो किसके पास नहीं होती। इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल लेवल पर बर्थ और डेथ की बात करेंगे, जबकि पॉपुलेशन लेवल पर हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पर बर्थ रेट और डेथ रेट पे बात नहीं कर सकते। सेक्स टाइप, इंडिविजुअल लेवल पर मेल और फीमेल देखेंगे, सेक्स रेशियो देखेंगे, किसमें मेल का परसेंट पॉपुलेशन में, रेट जो होता है चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पॉपुलेशन, उसे क्या बोलते हैं, रेट, और इसे रेफर किया जाता है पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। बर्थ रेट जो होता है न्यू पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कर देंगे तो क्या निकल आएगा, बर्थ रेट निकल आएगा। और डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है वो डेड पॉपुलेशन प्लस क्या, इनिशियल पॉपुलेशन से क्या निकल जाएगा, डेड निकल जाएगा। अब बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन? हम जानते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है हम एज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परसेंटेज ऑफ, यहां क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज ग्रुप के इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे बच्चा, परसेंटेज ऑफ किसका परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज इन अ पॉपुलेशन में जो दिए जितने एज के लोग हैं उनका क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, गिवन एज दिए गए लोग हैं उनका परसेंटेज निकालेंगे कि बुढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं। पॉपुलेशन में हम जानते हैं अलग अलग टाइप के डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं। इस एज ग्रुप को हम 3 टाइप में बांटना चाहेंगे। एक प्री रिप्रोडक्टिव का माना क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर सकते। एक है रिप्रोडक्टिव, क्या है रिप्रोडक्टिव, और दूसरा हम मान सकते हैं क्या, दूसरा मान सकते हैं रिप्रोडक्टिव के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या मान सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर इसे मानना चाहें तो हम मान लेते हैं 1 साल से 5 साल का बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब 0 से जब पैदा हुआ तब से 15 साल का बच्चा प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव से पहले वाली स्टेज। 15 से 50 मान ले ऐसा हम कि रिप्रोडक्टिव, उसके बाद 50 के बाद जो होगा वो क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो देखो जब भी हम इसको क्या करेंगे, जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पॉपुलेशन का परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ द्वारा। तो क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप का क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एज ग्रुप। अच्छा, इसे बोलते हैं एज, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पिरामिड जैसा बनेगा तो इसे बोलेंगे एज पिरामिड। क्या बोलेंगे, एज पिरामिड। देखो यहां एक तरफ हम क्या लेंगे, एज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम क्या बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। मान लो 100 पॉपुलेशन है टोटल, जिसमें से 50 प्री वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव हैं, 30 रिप्रोडक्टिव हैं और 20 पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। तो इसमें देखो इधर जाएंगे 10, पॉपुलेशन बढ़ रहा है 10, 20, 30, 50, और इधर जाएंगे एज बढ़ रहा है 15, 50, 80 जो भी है। तो कहने का मतलब है 15 वाले कितने हैं, और यहाँ गए एज बढ़ा, 15 वाले कितने हैं, 50। तो देखो ये कैसे पिरामिड बना है। और इसके बाद 50 मतलब ये कितने हैं, 30, इनकी संख्या कितनी है, 30। उसके बाद इनकी प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या क्या है, इनकी संख्या है 20। तो ऐसे ये इधर अब इसके एनसीईआरटी में इसके इधर भी दिया होगा ऐसे, तो इधर मेल दिया गया, इधर क्या दिया गया है, फीमेल दिया गया है। चलो अब बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं पिरामिड समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलो एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। अब अलग अलग तरीके के पिरामिड, एज पिरामिड जो होता है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज इन अ पॉपुलेशन। और क्या डिफरेंट एज ग्रुप क्या मान सकते हैं हम यहाँ, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसे हमेशा बॉटम पे रखेंगे बनाते समय पिरामिड, और इसे मिडिल में रखेंगे, और सबसे टॉप पर कौन रहेगा, पोस्ट वाले सबसे टॉप पर रहेंगे। पोस्ट मतलब सबसे टॉप पर रहेंगे कौन, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो चलो और बात करते हैं इस पे।
एज पिरामिड जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डिफरेंट एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन में। और इस ये ग्राफ, ये पिरामिड किस ग्राफ जो है वो प्लॉटेड किया गया है एज और पॉपुलेशन के बीच में। तो देखो अगर हम बात करें पॉपुलेशन, किसकी बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें, मान लो पॉपुलेशन 100 है, क्या है 100, और 100 में से 50 मेल है और 50 फीमेल है, क्या है फीमेल। तो आओ इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पॉपुलेशन देखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं प्री, यहाँ लिख दे रहे हैं क्या पोस्ट, सबसे ऊपर कौन रहेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले, फिर क्या रहेंगे रिप्रोडक्टिव वाले, रिप्रोडक्टिव बीच में रहेंगे रिप्रोडक्टिव वाले, उसके बाद क्या रहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, कौन रहेगा प्री रिप्रोडक्टिव वाले रहेंगे। उसके बाद देखना प्री रिप्रोडक्टिव वाले रहेंगे, मान लो प्री रिप्रोडक्टिव मोर है, मोर को हम मान ले रहे हैं कितना 50 हमने माना था मैक्सिमम, और ये मॉडरेट है, मॉडरेट को हम मान ले रहे हैं कितना बच्चा, मॉडरेट को हम मान ले रहे हैं 30। उसके बाद ये फ्यू है और फ्यू को हम मानेंगे क्या 20। तो इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये सबसे आगे 50, उसके बाद 30, उसके बाद 20। अब इसमें से 50 में से इधर मेल है इधर फीमेल, 25 फीमेल और 25 मेल, और उसके बाद ये कहाँ ऐसे, तो ये ऐसे एक ग्राफ बनेगा। देखो इसमें जब भी पॉपुलेशन देखेंगे तो हम रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की तरफ देखेंगे कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, रिप्रोडक्टिव वाले इतने और प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा, तो ये ग्राफ कैसा एक्सपेंडिंग मतलब फैल रहा है। और इसका शेप कैसा है, इसका शेप है ट्राइंगुलर शेप, कैसा है ट्राइंगुलर शेप का है। और इसमें पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोइंग, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोइंग मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, अगर रिप्रोडक्टिव वाले और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इक्वल हो, इक्वल को हम मान ले रहे हैं कितना, इधर 25 इधर 25, 50 हो गया, 15 15 10 और 10, इधर हम कितना मान ले रहे हैं, इक्वल को मान ले रहे हैं 40 और ये भी 40, और ये फ्यू है, फ्यू मतलब कितना होगा, फ्यू मतलब 20 मान लो। तो देखो इनका क्या क्या सीन रहेगा, 20 मेल 20 फीमेल, और हाँ सेम रहेगा। इधर रिप्रोडक्टिव वाले कितने 20 मेल और 20 फीमेल, और प्री रिप्रोडक्टिव वाले क्या 10 मेल 10 फीमेल। तो इसमें बताओ पॉपुलेशन कहां से कहां देखोगे, रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की तरफ देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो पॉपुलेशन यहाँ स्टेबल है, क्या है स्टेबल, तो स्टेबल ग्राफ बोलेंगे। और इसका शेप जो होता है वो बेल शेप का आता है, कैसा आता है बेल शेप आता है। उसके बाद अगला, मान लो प्री रिप्रोडक्टिव वाले फ्यू हैं, कितना है फ्यू, फ्यू का माना 20 ले लो, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा, ज्यादा को 60 मान लो। उसके बाद ये फिर से कम है, ये क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या है कम है, कितना 20 मान लो। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है 10 10 20 हो गया। उसके बाद ये देखो 30 30, और ये क्या है 10 10। तो टोटल बताओ, अब देखो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, तो इनकी क्या कर रही है डिक्लाइन कर रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और उसके बाद इनका शेप जो होता है अर्न शेप का, सुराही शेप का शेप आता है, तो इसमें निगेटिव ग्रोथ हो रहा है। निगेटिव ग्रोथ का माना है पॉपुलेशन के रिप्रोडक्टिव वाले कितने हैं 60, और पैदा कितना कर रहे हैं 20, पैदा कितना कर रहे हैं 20, तो निगेटिव ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, निगेटिव ग्रोथ। अच्छा एक बात बताओ, तुम पिरामिड का शेप देख के, ये शेप अलग अलग है, पिरामिड शेप देख के हम बता सकते हैं स्टेटस ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, स्टेटस बता सकते हैं ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का स्टेटस बता सकते हैं इन पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ का स्टेटस क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है या स्टेबल है। तो चलो अब बात करते हैं पॉपुलेशन बढ़ रहा है घट रहा है, तो पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है वहां का हैबिटेट कैसा है, वहां पर इंपैक्ट मतलब असर किसका, इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर का असर कैसा है, प्रेडेटर ज्यादा तो नहीं है, क्या कोई स्पीसीज से कंपटीशन तो नहीं है, अगर कंपटीशन होगा तो भाई क्या होगा कम होगा। उसके बाद हम पेस्टिसाइड का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, अगर पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं सारे प्लांट ही खत्म हो जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, ये सब डिसाइड करते हैं क्या किसी भी पॉपुलेशन साइज को क्या करते हैं
डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब देखो पॉपुलेशन साइज जो होता है लो हो सकता है, लो मतलब कितना, लगभग लो माना कितना हो सकता है, देखो लेस देन 10 हो सकता है। किसका, साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर में आए थे वो लगभग 10 से कम संख्या में होते हैं, लेकिन वो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। साइबेरियन क्रेन्स जो भरतपुर में आए थे साइबेरिया से, उसके बाद जो होता है ये इनकी संख्या पॉपुलेशन मिलियन में हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास देख लो तालाब में, पूरे तालाब को घेर लेते हैं, मिलियन में उनकी संख्या होती है। क्लेमाइडोमोनास की संख्या क्या होती है, मिलियन में होती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की साइज को, पॉपुलेशन के साइज को हम बोल सकते हैं, टेक्निकली बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी को n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका माना होता है नंबर ऑफ, पॉपुलेशन डेंसिटी का माना होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। एक एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल पाए जाते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पाए जाएंगे उसका पॉपुलेशन साइज क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। लेकिन इनमें आ गई दो प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम आ गई, दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम, दोनों पे बात करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। तो हमने बात किया पॉपुलेशन का साइज जो होता है एक्सपेंडिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव क्या हो, मोर हो और ज्यादा हो, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव क्या हो, मॉडरेट हो, और कम कौन हो, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, ग्रोइंग है, एक्सपेंडिंग है। शेप कैसा आएगा, ट्राइंगुलर शेप का। जब प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल, और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इक्वल हो, तो वो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, स्टेबल होगा, बढ़ नहीं रहा है, एकदम स्टेबल है। और डिक्लाइनिंग में कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम और रिप्रोडक्टिव ज्यादा, तो क्या है, डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग मतलब निगेटिव ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का साइज, पिरामिड, शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका स्टेटस क्या है, पॉपुलेशन शेप देखकर बता सकते हैं। पॉपुलेशन की साइज हैबिटाट पे डिपेंड करता है, इंपैक्ट ऑफ प्रेडेटर क्या है, कंपटीशन और इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड क्या है, इस पे डिपेंड करता है। इसकी साइज लेस देन 10 हो सकती है। साइबेरियन क्रेन मिलियन में हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास पॉन्ड में जो पाया जाता है। पॉपुलेशन साइज जो होता है इसे टेक्निकली हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का माना होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। अब इसमें दो प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम फर्स्ट ये आई, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया मानेंगे तो इन एन एरिया, एक हमने एरिया लिया, उस एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट थे, 200 पार्थेनियम प्लांट थे, ग्रास टाइप के होते हैं। उसके बाद वन सिंगल ह्यूज मतलब बड़ा बनियन ट्री था, कैनोपी वाला बनियन ट्री, बहुत बड़ा बनियन ट्री था, बहुत बड़ा सा बनियन ट्री, और यहाँ छोटे छोटे 200 प्लांट। तो इस हिसाब से अगर हम लगाएं नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, तो इसका n क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका n क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, कम। बट जो होता है ज्यादा बायोमास किसका है, बनियन ट्री के पास क्या है, मोर बायोमास, इसका बायोमास क्या है, ज्यादा है। तो इसका इकोलॉजिकल रोल भी तो ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा कौन छोड़ रहा है, और ज्यादा इकोलॉजिकल रोल किसका है, इसका। 200 प्लांट इतने में आ जाएंगे। बरगद का पड़ा इतना बड़ा, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी हमने इसको दे दिया ज्यादा, जबकि ये गलत है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया मोर बायोमास किसका है, ज्यादा बायोमास है बनियन ट्री का, तो मोर इकोलॉजिकल रोल भी इसका है, मोर इकोलॉजिकल रोल। तो इसके हिसाब से पार्थेनियम को ज्यादा क्या दिया जा रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हमने यहाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा अब हम उसकी डिफिनेशन चेंज कर सकते हैं, अब हम बायोमास निकालेंगे। बायोमास मतलब क्या होता है, लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया। उस एरिया में कितना लिविंग मैटर पाया जा रहा है, कितना मास पाया जा रहा है, तो इसका मैटर ज्यादा है तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी अब ज्यादा होगा। लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया, लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम 2 क्या थी उसमें, कि लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें लार्ज नंबर हो, उसको काउंट करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे हम कहें मछली को जाओ क्या करो, काउंट करो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इससे क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए अगर हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है, एब्सोल्यूट, जैसे हमने कह दिया जाओ तालाब में बताओ कितने हैं मछली, गिन के बताओ, तो एब्सोल्यूट बताना तुम्हें। फॉर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी
एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानना है तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा क्या, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। कहने का मतलब हम तालाब में गए, एक बार हमने जाल फेंका, एक बार, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब फिश कॉट पर ट्रैप, फिश को पकड़ा गया हर बार फेंकने से, क्या, ट्रैप, बार बार, फिश कॉट पर ट्रैप। एक ट्रैप में हमारे इस एरिया से निकले 10 मछली, तो हम ऐसे पूरे एरिया का कैलकुलेट करके रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी से एक्चुअल पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, ये जो काउंटिंग होता है, हम काउंटिंग जो करते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं देखकर, लेकिन इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना एनिमल को देखे हुए इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, टाइगर, क्या दिया है, टाइगर सेंसस। सेंसस मतलब क्या होता है, अगर हम टाइगर का क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, तो टाइगर सेंसस बेस्ड ऑन किस, अगर इनडायरेक्टली कर रहे हैं तो बिना देखे टाइगर सेंसस किया जा सकता है उसके पक्ष मार्क से, पंजे के मार्क से, उसके बाद फीकल मैटर से कर सकते हैं, उसके फीकल मैटर से कर सकते हैं, बिना देखे ही पता लगा सकते हो उसको कि कितने टाइगर है, उसकी जनगणना कर सकते हैं।